Yeah, please start then. Faridi, start कर दो. Whatever. So I think you have not. again, go to the GL master, right? Ashish bhai just explained that account GL, that is nothing but the main important master as far as the apart from the client master, right? Now here the all the GL related entries are to be done, right? And we have given you the ready-made master of the account GL. यहाँ पर क्या किया है हमने मास्टर के अंदर एक पूरा सीरीज मेंटेन किया है. सी आप सबको पता रहता है, मालूम है कि बैलेंस शीट के अंदर मेनली 4 कंपोनेंट आते हैं. एक तो आती है लायबिलिटी, उसके बाद एसेट्स, उसके बाद इनकम एंड उसके बाद फोर्थ कंपोनेंट इज माय एक्सपेंसेस. तो हमने क्या किया है, हमने जो अकाउंट जीएल जो आपको रेडीमेड दिया हुआ है, वो अकाउंट जीएल के अंदर भी हमने क्या किया, उसको कंपोनेंट अलग अलग बना दिया है. 1 वाला जो सीरीज जो है, जो 1 से शुरू होता है ना, वो मेरा क्या है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है. उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो 2 वाला सीरीज है. 2 वाला इज नथिंग फॉर बट लायबिलिटी. तो ये जो सीरीज जो है लायबिलिटी, उसके अंदर भी हमने अलग अलग लायबिलिटी में, आप सबको पता रहेगा कि बहुत सारा लायबिलिटी हम लोग जीएल कोड ओपन करते हैं. तो उसके अंदर भी अगर आप सीरीज मेंटेन करेंगे, क्या एग्जांपल के लायबिलिटी के अंदर प्रोविजंस आता है, टीडीएस आता है, एडवांस टैक्स या कुछ भी पेएबल्स आता है, तो पेएबल प्रोविजंस ये जो सब हम लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं, वो लायबिलिटी के अंदर भी आपको सीरीज मेंटेन करना है, राइट? उसका इंपैक्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ. उसके बाद थर्ड वन है एसेट्स. एसेट्स के अंदर देयर आर मेनी कंपोनेंट लाइक डेप्रिसिएशन वाला सब कंपोनेंट आता है. डेप्रिसिएशन जो इफेक्ट आता है ना, वो उसके अंदर भी बहुत सारा इंपैक्ट आता है. जैसे मेरा कंप्यूटर आता है, फर्नीचर आता है, ऑफिस प्रेमाइसिस, मोटर कार, कंप्यूटर अलग अलग आता है. उसके बाद भी बहुत सारा लोन्स एंड एडवांसेस जो आता है, जो हम लोग एसेट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं. एट द सेम टाइम 4 सीरीज जो आता है ना, वो 4 सीरीज हमने सेपरेटली एक्सचेंज रिलेटेड हमने अलग से सीरीज मेंटेन करके रखा है. क्यों? क्योंकि जब मैं 4 वाला सीरीज में वॉच करूंगा ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली जीएल ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो मुझे सिर्फ एक्शन रिलेटेड जो चार्जेस है या एक्शन रिलेटेड जो मेरा हेड्स है, वही मेरा वहां पर कवर होगा. 5 वाला सीरीज है वो मेरे लिए बैंक एसेट्स है, राइट? कैश एंड बैंक. और ऑब्वियसली दिस विल आल्सो गो अंडर द हेड ऑफ एसेट्स. लेकिन हमने क्या किया, बराबर है, इरेन ने कौन अलग से मेंटेन किया है, राइट? उसके नीचे आएगा हम लोग 6006 का सीरीज. 6 का सीरीज है मेरा क्या है, अगेन वो मेरा एफडीज और रिलेटेड सीरीज है, राइट? और उसके बाद जो आते हैं 7 वाला सीरीज. 7 वाला सीरीज हमने मेंटेन किया है इनकम का. इनकम मतलब नॉट रिलेटेड टू ब्रोकरेज, अदर देन ब्रोकरेज इनकम. क्यों? क्योंकि 8 वाला सीरीज जो हमने वहां पर डिफाइन करके रखा है, दैट इज नथिंग बट फॉर माय ब्रोकरेज रिलेटेड, राइट? एंड लास्टली 9 सीरीज जो है, that is for my expenses. GL code, we have covered our all the heads like assets, liability, income and expenditure. And within that asset, liability, income and expenditure, so you have to maintain the separate series for each and every schedule. क्यों उसका इम्पैक्ट क्या है आपको जस्ट समझाएंगे. सपोज कल आप मेरा जीएल ट्रायल बैलेंस निकालते हैं. सी सपोज you are not processing balance sheet in this system example. तो क्यों आप सर आपका आवाज थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है. लास्ट 1 मिनट, लास्ट 30 सेकंड, 1 मिनट. ओके ओके, जो हम जस्ट आपको वापस वो रिविजिट करता हूँ कि ये एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो सीरीज हमने मेंटेन किया है, वो क्यों मेंटेन किया है, वो बहुत जरूरी है. सपोज बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि यहाँ पर खाली शेयर मार्केट का या बुकिंग रिलेटेड का ही एंट्री होता है. आपका बीच बीच में आवाज है ना, जा रहा है, मतलब मेरा आवाज बीच बीच में जा रहा है. हाँ, बीच बीच में जा रहा है. बीच में अच्छा है, बीच में जा रहा है. अभी बराबर आ रहा है सर? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है बराबर. सबको म्यूट कर रहा हूँ बिकॉज कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है. मैं सबको एक बार म्यूट कर रहा हूँ. हाँ, म्यूट करो. कंपोजिट वाले को भी तो अपन लिक्विड बेस में नहीं लगा रहे, तो ले ही नहीं.
भी क्वेरी रहेगी वो खुद को अनम्यूट करके मुझे क्वेरी पूछेगा। ओके, अभी हमने ये जो सीरीज इसके लिए अलग अलग मेंटेन किया है सिस्टम के अंदर, क्योंकि बहुत सारी कंपनी के अंदर क्या होता है मालूम है, ये उनका बाहर भी कुछ अकाउंटिंग चलता है दूसरा कोई सिस्टम के अंदर या दूसरा कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वो सिस्टम के अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। अभी देखो मेरा ट्रायल बैलेंस अगर एसेट्स लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट में ही आ जाए यानी वही सीरीज में आ जाएगा ना, तो उनके लिए एकदम इजी हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रिकमेंड करता हूँ कि आप, मैंने यहाँ पर जो जीएल कोड में जो सीरीज मेंटेन किया है वही सीरीज में अगर आप खुद के नए अकाउंट भी ओपन करेंगे जो फ्यूचर में आएंगे, सी मोस्ट प्रोबेबली वी हैव कवर्ड सो मेनी कोड्स राइट, लेकिन आपको कुछ कोड क्रिएट करना पड़ा, तो मेरा सजेशन है या फिर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप वही सीरीज में आप अकाउंट्स ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी रहेगा। प्लस दूसरा क्या है कि जब आप फोन के ऊपर हम सपोर्ट करेंगे तो हमें कोड के ऊपर से मालूम पड़ जाएगा कि ये कोड आइदर बिलोंग्स टू एसेट्स सीरीज और लायबिलिटी साइड है या इनकम है या एक्सपेंडिचर साइड है। तो ये सीरीज मेंटेन करना मेरे लिए नहीं, आपके फ्यूचर इजी के लिए भी आपको बहुत जरूरी है, राइट। सो नाउ आशीष विल कंटिन्यू विद द बैंक मास्टर, हाउ टू ओपन द बैंक मास्टर। आशीष प्लीज कंटिन्यू। देखो आप यहाँ से हो गए अकाउंट रिलेटेड, आपके पास जीएल हो गया। राइट नाउ अभी आपको बैंक ओपन करनी है, राइट। बैंक एंड कैश जो भी है आपके, वो बैंक यहाँ सब आपको वन टाइम डिफाइन करनी है। जो भी आपके क्लाइंट बैंकिंग है, ओन बैंकिंग है, सेटलमेंट बैंकिंग है, वो यहाँ आपको डिफाइन करना है। और ये सीरीज हमने आपको बताया कि 5 सीरीज हमारी जो भी रहेगी वो बैंकिंग रिलेटेड सीरीज रहेगी। ये मैं एक आपको सैंपल, यहाँ बैंक है, मैं आपको ये मेरा एक बैंक है, मैंने 5 का सीरीज दिया है। यहाँ बुक टाइप में दिया है, बैंक है या कैश है, आपको यहाँ डिफाइन करना है। यहाँ बैंक कोड, ये बैंक कोड आया, बैंक का नाम डालना है। ये कौन से एक्सचेंज के लिए, तो आपको ये बैंक अकाउंट नंबर, IFSCA कोड, ये सब डालना है यहाँ। और ये यहाँ है, ये बेसिकली बैंक आपकी क्लाइंट रिलेटेड है, सेटलमेंट रिलेटेड है या अदर्स है, तो आपको ये डिफाइन करना है एट द टाइम ऑफ आप जब ये बैंक ओपन करोगे तभी। ये आपके जितने भी बैंक है वो आपको वन टाइम यहाँ ओपन करनी पड़ेगी। और ये बैंक कौन से सेगमेंट एक्सचेंज में है वो आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ये आपका बैंक मास्टर का एक्टिविटी वन टाइम रहेगा। जो भी आपके जितने भी बैंक है आपको एक बार यहाँ अपडेट करने पड़ेगी। सेम बैंक के साथ इन केस आपका कैश बुक है तो आपको यहाँ कैश बुक ओपन करना पड़ेगा। सेम बैंक मास्टर एंड कैश यहाँ से आपको वन टाइम अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है अकाउंटिंग के लिए जेवी बुक्स आती है, आपको जेवी बुक भी ओपन करना पड़ेगा। तो जेवी बुक इसके जब भी ये कैश बुक क्या होता है? कैश, हेलो देखो, पहले के जमाने में क्या होता था मालूम है, हम लोग क्या करते थे कि बैंक से कैश विड्रॉ करते थे और हम लोग, हमारा जो कैश एक्सपेंसेस होता था ना, किसी का ट्रैवलिंग हुआ, किसी का कन्वेंस हुआ, फिर पेपर मार्केट से लेना पड़ता था, तो वो सब के लिए ना बहुत सारे ब्रोकर कैश बुक मेंटेन करते थे। कुछ ब्रोकर है ना पेटी कैश भी मेंटेन करते थे। हाँ, पेटी कैश है ना, मतलब पेटी कैश ही है। It is part of the cash book only, so you can say it is a petty cash only। यानी जो तुम्हारा कैश एक्सपेंसेस होता था ना वो हम लोग पेटी कैश में डाल सकते हैं, या फिर कैश एक्सपेंस कैश। सर कुछ ऐसा प्रोविजन है अगर हम लोग का कंपनी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है या डेबिट you कार्ड can यूज use कर it as रहा a petty cash book also, right? So this is, but it is, see, it is part of the bank only na, that is why it is kept along with the bank book। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कार्ड का यूज होता है कंपनी के, तो वो कहाँ पे मेंटेन करना है? सॉरी आपका मिथिल भाई आपका मिथिल भाई- वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कार्ड में स्वाइप करता हूँ बैंक का, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या मतलब एनी टाइप ऑफ कार्ड है। वो तो बैंक बुक में है ना सर, बिकॉज एक्सपेंसेस बैंक बुक। क्रेडिट कार्ड भी बैंक बुक में आएगा। ओके। हाँ, जो मैंने बैंक में से कैश विड्रॉ किया और मैं जो कैश एक्सपेंस करता हूँ ना वो मैं कैश बुक में या कैश बुक में डालूंगा, राइट? हाँ, वो समझ गया। मैं खाली क्रेडिट कार्ड का पूछ रहा था। क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया तो वो बैंक बुक में ही आएगा। ओके, हाँ, वो बैंक में जाएगा। ओके, हाँ, बिकॉज वी हैव टू टेल द बैंक स्टेटमेंट ना, दैट इज व्हाई। सर सेम आपको है ना जेवी बुक क्रिएट करना पड़ेगा।
जेवी बुक इसके लिए है कि आपको जो पर्टिकुलर जेवी जो भी जेवी आपको अपडेट करनी है उसके लिए यहाँ से जेवी बुक आपको ओपन करना पड़ेगा। यानी जेवी में भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, आपका डेबिट नोट वाला जेवी रहेगा, क्रेडिट नोट वाला जेवी रहेगा, दिस वन इज ऑटो जेवी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको जेवी जो भी है, तो आपको जेवी बुक यहाँ वन टाइम अपडेट करना पड़ेगा। आप जेवी में भी जाओगे तो पर्टिकुलर जेवी मैं आपको एंट्री के टाइम पे आपको दिखाऊंगा कि पर्टिकुलर जेवी के टाइम पे भी आपका जो जेवी टाइप है वो डिफरेंट डिफरेंट है, आप वो हिसाब से भी जेवी इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये भी आपको वन टाइम एक्टिविटी है कि आपके जितने जेवी बुक है आपको यहाँ क्रिएट करना है। फिर देन मास्टर में, ये अदर मास्टर में एक मेनू आता है इंटरेस्ट प्रोफाइल। इन केस आप कोई भी डीपीसी चार्जेस करते हो, डिले पेमेंट चार्जेस, तो उसके लिए आपको एक इंटरेस्ट डिफाइन करना पड़ता है। तो जो भी मास्टर है यहाँ से क्रिएट होगा। अभी देखो मैंने एक सैंपल मास्टर क्रिएट करके रखा है, ये प्रोफाइल का नाम मैंने 1 करके दिया है, यहाँ स्टार्ट डेट एंड डेट है, और ये मैं क्लाइंट को डेबिट पे 17% लगा होगा। ये मैंने ड्यू लेजर के हिसाब पे मार्जिन का भी शॉर्टेज पे रहेगा, और ये रेंज दिया है मैंने कि 0 से ये अमाउंट तक रहेगा तो उसको 17% मैं डेबिट इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये मेरे को प्रोफाइल क्रिएट करना है, जो मेरे को इनकेस मेरे को क्लाइंट को डीपीसी लगाना है तो, और ये प्रोफाइल मेरे को क्लाइंट के मास्टर में जाके मैप करना है। ये क्लियर है? सर डेली बेसिस पे मेरे को चार्ज करना है तो सालाना मेरा 18% है, हाँ, और मेरे को डेली बेसिस पे 0 पॉइंट मतलब उसका डेली बेसिस पे जो आता है कंपाउंडिंग 0.0। डेली आप कैलकुलेट कर सकते हो, वही मैं बोल रहा हूँ ना, डेली आप प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, और डेली अच्छा। प्रोसेस ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये कंपाउंडिंग बेस पे नहीं होगा। अच्छा, ओके ओके। सी हेलो निखिल भाई, हाँ, हमारे हाँ। सिस्टम में क्या प्रोविजन है मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो आशीष भाई ने अभी कहा कि यू टू क्रिएट अ प्रोफाइल, अभी वो प्रोफाइल के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ प्रोफाइल के अंदर हम लोग 18% इनकॉर्पोरेट करेंगे, कुछ प्रोफाइल के अंदर हम लोग 17 या 12%, व्हाटएवर इज योर कंपनी डिसाइड्स, राइट। अभी वो प्रोफाइल हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्लाइंट को अटैच करेंगे। ओके, नाउ मुझे अल्टीमेटली क्लाइंट को क्या करने का है, उसका जो पेमेंट नहीं आ रहा है, यानी उसका लेजर डेबिट का इफेक्ट है, उसके ऊपर मुझे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ऊपर को इंटरेस्ट मुझे डेबिट करना है, आइदर 17% और 18%, व्हाटएवर इट मे बी। ओके, अभी हम लोग आज की तारीख में क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट क्लाइंट को लेजर में डेबिट डेली बेसिस पे तो करते ही नहीं है। हम क्या करेंगे, मंथ एंड में उसको एक सिंपल जेवी पास कर देंगे, राइट, इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑन डेली बेसिस वी हैव टू कैलकुलेट दैट कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सपोज इन बिटवीन कोई क्लाइंट का लेजर में क्रेडिट आ गया और वो क्लाइंट को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू ब्लॉक सर्टेन अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट आल्सो, राइट। जैसे कि आज क्लाइंट को 1 लाख रुपए का मैं चेक दे रहा हूँ, लेकिन उसका 15 दिन का इंटरेस्ट हो रहा है 2000 रुपया, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो वर्चुअल एक टेबल में वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। वर्चुअल एक टेबल है, वहां पर आपको डिस्प्ले में दिखेगा कि ये क्लाइंट का 15 दिन का इंटरेस्ट 2000 रुपया हो गया है, और जैसे ही आप उसका 1 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वो वर्चुअल इंटरेस्ट हमने जो कैलकुलेट करके रखा है ना, उतना कंपोनेंट रिड्यूस करके बाकी का हम क्लाइंट को पेमेंट ऑटोमेटिक मेरे सिस्टम कर देगी। क्यों? क्योंकि जस्ट मंथ एंड में जब मैं वो 2000 का पोस्टिंग करूंगा ना, तो मेरा लेजर वहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट a simple process to calculate interest on daily basis, and इन लेजर में पोस्ट करने के लिए देयर इज अनदर प्रोसेस। तो क्लाइंट को लेजर क्या होगा, अगर बहुत सारे सिस्टम में आपने देखा होगा कि डेली बेसिस पे इंटरेस्ट डेबिट होता है, तो उसका लेजर में इंटरेस्ट बहुत सारा बढ़ जाता है। तो इट इज बेटर टू पोस्ट अ सिंगल जेवी एट द एंड ऑफ द मंथ, लेकिन कैलकुलेट इंटरेस्ट आप डेली बेसिस पे कर दो, बराबर है। ये आप है ना प्रोफाइल एन नंबर आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, जो भी 10% है 12% है, आपकी जो प्रोफाइल है ये आपको क्रिएट करनी है और क्लाइंट के में जाके मैप करना है। और इसका एक मास्टर रहता है, एवरी मंथ आपको एक मास्टर क्रिएट करना पड़ता है, स्टार्ट डेट एंड डेट बिलिंग डेट के हिसाब से।
ये देखो आपको एवरी मंथ का एक बिलिंग डेट क्रिएट करना पड़ता है। अभी मैं आपको सैंपल अप्रैल का दिखा रहा हूँ। इसका एंड डेट होगा, बिलिंग डेट लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा और स्टार्ट डे और एंड डेट यहाँ डिफाइन करेंगे। तो क्या होगा कि अप्रैल महीने का इंटरेस्ट ये मंथ वाइज, अभी संदीप भाई ने बताया कि आपकी पोस्टिंग होगी वो मंथ के एंड में ही होगी, कैलकुलेट डेली होगा और ये वर्चुअल टेबल में आपको डेबिट दिखाएगा। तो ये आपको एक एवरी मंथ आपको ये मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। मंथ वाइज जो मास्टर है डीपीसी का वो क्रिएट करना पड़ेगा। सर ये पोस्टिंग ऐसा कर सकते हैं क्या 15 दिन में या वीकली, मतलब ऐसा ऑप्शन है करने का हमारे को? नहीं, हमने क्या किया, मार्केट में जो प्रैक्टिस चल रही है ना मंथली बेसिस के ऊपर डेबिट करने का, वो हमने अभी प्रैक्टिस फॉलो किया है। अभी जो आप ना वो है नहीं अभी फिलहाल। सो लेट्स सी फ्यूचर व्हाट कैन बी मतलब इजी कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन ये सर फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब हमने पहले मतलब पहले तो मंथली ही होता था, बाद में हमने क्या किया वीकली स्टार्ट कर दिया और बाद में डेली स्टार्ट कर दिया। मतलब 18% के हिसाब से डेली जो होता है ना वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप नहीं मिथिल भाई, क्या हो रहा है कि अगर आप डेली बेसिस पे चालू करेंगे ना तो अननेसेसरीली क्लाइंट का लेजर के अंदर बहुत सारी एंट्री बढ़ जाएगी। आप जस्ट सोचो कि मैं रोज क्लाइंट को 18% के हिसाब से कुछ अमाउंट उसको लेजर में डेबिट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया मालूम है, अननेसेसरी क्लाइंट के लेजर के अंदर एक महीने की 30 एंट्रीज आ रही है। और क्या हो जाएगा मालूम है, अपना डेटाबेस का साइज भी अननेसेसरीली बढ़ता जाएगा। फिर फ्यूचर में क्या हो जाएगा कि ईयर एंड आता है ना, तो ये डेटाबेस को हैंडल करने के लिए बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि लेजर का अंदर डेटा साइज इतना बढ़ जाता है ना जो बेसिकली जरूर नहीं है। इंस्टेड ऑफ डेली यू कैन डू एटलीस्ट मंथली तो आप कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, इट इज बेटर टू पोस्ट इन मंथली बेसिस। अच्छा और एक दूसरा क्वेरी था अभी, फॉर एग्जांपल मेरा लेजर डेबिट है, लेट्स से मैंने डेरिवेटिव में पोजीशन लिया है, अप्रूव्ड, मेरे पास अप्रूव्ड स्टॉक है क्लाइंट का, उसने उस पे लिया है पोजीशन। अब मुझे वैसे केस में इंटरेस्ट चार्ज करना है तो है क्या प्रोविजन? मार्जिन पे ना, यू आर टॉकिंग राइट, मार्जिन पे, मार्जिन शॉर्ट पे, तो वही बोल रहे हो ना आप? मार्जिन शॉर्ट नहीं है, नहीं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अगेन। आप क्या बोल रहे हो? I have 1 lakh collateral. Sorry, just speak loudly little bit, sir. Yeah. I have 1 lakh collateral. कोलेटरल आपके पास पड़ा हुआ है, बराबर है? 1 lakh collateral. I have 1 lakh collateral. Because again your voice is. Just a second. Yeah. Am I audible? Yes. Now it's okay. हाँ. So I have 1 lakh collateral, approved collateral as per CC. Okay. And post haircut basically, and I took a position basically of 1 lakh margin worth in derivatives. There is no shortfall, nil. But Sorry, Amital bhai, can you just repeat your questions, because there was some call, so we disconnected the call. Sure. I have 1 lakh approved collateral post haircut, okay, and I took a position of 1 lakh margin worth. Right. Okay. In derivative. Now there is no shortfall. Okay. There is no shortfall. As I have 1 lakh collateral. Little bit loud, sir. Little bit loud, please. Yeah. There is no margin shortfall नहीं है अभी. हाँ, margin shortfall नहीं है. तो अभी end of the day इसमें basically मेरा तो ledger debit तो है derivative का. But as I have not paid in the form of funds, there is a ledger debit. So in this case, if I want to charge interest, how it can be charged? Because see here can you just see the screen? यहाँ पर देखो ledger due, first ledger style. There are different style. Ledger style is there. Then below that margin style is there, right? So what we will do, अगर client का ledger debit है और मार्जिन भी है, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्लाइंट का भले मार्जिन शॉर्टफॉल नहीं है, लेकिन लेजर तो डेबिट है ना, तो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दैट आल्सो. लेजर डेबिट पे भी कैलकुलेट हो जाएगा.
Okay. Got it. Okay. Kunal bhai, any query is there? From Kunal bhai. Yes, Define it. ये डीपीसी जो चार्ज करेंगे ना, मंथली चार्ज करते हैं, दैट आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट आई फील एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस कि आप डेली बेसिस पे अगर डीपीसी चार्ज करेंगे तो कैसे हो जाएगा कि इंटरेस्ट के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे. इन Yes, दैट yes. सिनेरियो ऑडिट में भी इश्यू आता है. संदीप भाई का बात है, सही है कि लेजर में 30 एंट्रीज होंगी, डेटाबेस बढ़ जाएगा और ऑडिट में क्वेरी आएगी कि दो यू आर नॉट इन दी फंडिंग बिजनेस बट यू आर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, so that will Yes. lead to complications in the audit perspective also. But वीकली अगर चार्ज करते हो या फोर्टनाइटली करते हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट आई थिंक संदीप भाई, यू टोल्ड अस दैट you have a feature in your software that some provision DPC will be calculated and shadow calculation will be blocking the trading limit for the client, so that Yeah. also you can that way you can explain the audience that the safe limit will be reduced by the DPC amount Yeah. which is accrued to the company. Amount for the funds. That much funds amount we can block that. Yeah. And just in a previous our conversation, I think this last gentleman raised the same query what I have raised. Say for example 1 lakh is the margin requirement and the client is not giving the collaterals in the 50-50 ratio, and say for example the client is giving entire 1 lakh margin in the form of collateral. So 50,000 need to be paid in the cash margin as per the new rule, but client is not paying. So that on that 50,000, I wanted to levy the DPC because I need to raise a fund from the market, right? Yeah, because my 50,000 pro funds will be blocked. So when I am spending something on my capital borrowed fund, then I need to recover from the client. So that feature should be available. If it is available, please explain so that we will be ensure that the master will be created and the correct DPC will be levied on the non-funded cash collateral. Yeah, Krunal bhai, I just wanted to we know that, but we are working also on that, but because of this compliance and SEBI related circulars which are coming, so right now we have not kept that on our these things, but whenever we are ready with that, we'll definitely let you know that आपका जो requirement है ना 50-50 वाला, कि मेरे सपोज क्लाइंट ने पूरा कैश कंपोनेंट दे दिया या फिर क्लाइंट ने पूरा मेरे पास जो मार्जिन पेज का शेयर दे दिया अगेंस्ट द मार्जिन and 50% we require in a cash component, but still he is not providing me. So आपका जो शेयर, आपका जो फंडिंग हो गया 50% का मार्केट के अंदर टू फुलफिल दैट मार्जिन, तो उसके लिए है ना वी आर वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि बाकी का कंपोनेंट आप इंटरेस्ट चार्ज करने का है, तो जैसे वो हमारा हो जाएगा ना हम आपको रिलीज करेंगे, राइट? Okay, please Sandeep bhai, because it's a I think it will be a burning point for all the brokers. So we hope that we without any compromising on the compliance part, we should be able to get this facility in this software so that we can cover up on the borrowing cost. Okay, no issue. We are aware of that. We are just working on it. Certainly. Okay, but just thought discuss it right now so that we can be on this point. Thank you. Yeah, thank you Sandeep. हाँ, उसके बाद और एक मेनू है दिस फंड पे आउट बैंक. ये मेनू में आप कौन से बैंक से पे आउट करने वाले हो क्लाइंट को, तो यहाँ एक बार आपको डिफाइन करना है. दिस बैंक शुड बी डिफाइंड ओनली द वन टाइम एक्टिविटी, ये भी कि आप कौन से बैंक से आपको क्लाइंट को पे आउट करना है, तो ये आपको वन टाइम यहाँ डिफाइन करना पड़ता है ये मेनू में. तो यहाँ देखो मैंने डिफाइन करके रखा ही है कि मैं पर्टिकुलर ये बैंक से क्लाइंट को पे आउट देने वाला हूं, ये फंड ट्रांसफर इससे होगा, जो भी है मेरे ये मेनू में मेरे को वन टाइम अपडेट करना पड़ेगा. देन उसके बाद ये और एक मेनू है जो फंड पे आउट का थोड़ा वापस एक्सप्लेन करेंगे. सॉरी आई मिस्ड दैट पार्ट. ओके, ये फंड पे आउट का क्या होता है, जब भी आप क्लाइंट को पे आउट करते हो तो पर्टिकुलर एक बैंक रहेगा जो आप वो बैंक से पे आउट करते हो, राइट? हाँ, तो वो बैंक यहाँ आपको सिस्टम में वन टाइम अपडेट करनी पड़ती है कि जो आप कौन से बैंक से पे आउट करने वाले हो, आपका कौन सा बैंक है जो पे आउट के लिए है.
तो सिस्टम जब भी फंड पे आउट प्रोसेस करेगा तो आपका वो बैंक से पे आउट का एंट्री करेगा। ओके ओके, मींस यू मीन टू से जैसे क्लाइंट अकाउंट सेटलमेंट अकाउंट अपडेट करते हैं वैसे फंड पे आउट बैंक अकाउंट में मेंशन करना है बेसिकली। ये वन टाइम एक्टिविटी है सर। सर हाँ, आपने समझ। आपने क्लाइंट अकाउंट ऑलरेडी ओपन करके रखा है ऑब्वियसली, हाँ। राइट? हाँ अच्छा, हाँ मैं मल्टीपल बैंक क्यों खोल करता हूँ मेरे मास्टर के अंदर? क्योंकि क्लाइंट मुझे रिसीट का एंट्री मल्टीपल बैंक में दे सकता है, लेकिन एज अ ब्रोकर मैं मेरा एक ही बैंक में से पेमेंट दूंगा। सी आज की तारीख में एनईएफटी, आरटीजीएस और फंड ट्रांसफर आर वेरी मच फेमिलियर, राइट? अभी और एनईएफटी, आरटीजीएस नाउ अभी 24 आवर्स है, तो कोई इश्यू है नहीं। ओके, तो मैं ब्रोकर, एज अ ब्रोकर मैं क्या करूंगा, मैं मेरा एक ही बैंक सिलेक्ट करूंगा जहां से मुझे क्लाइंट को पेमेंट देना है। अभी ये देख, आप ये लेजर देखेंगे ना, तो लेजर इज नथिंग बट कॉम्प्राइजेस ऑफ ऑल द सेगमेंट एक्सचेंज। ये पूरा कंबाइन ही लेजर है, एनएस कैश मार्केट का और एफ&ओ का लेजर क्लब करके आता है। तो ऑब्वियसली मैं क्लाइंट को पेमेंट भी एक ही दूंगा ऑब्वियसली। तो मैं प्रिफर करूंगा कि मैं क्लाइंट को मेरा कोई एक ही बैंक से क्लाइंट को पेमेंट दूंगा। तो वो ये जो मेनू है जो आशीष भाई अभी आप जो बता रहे हैं ना, कि यहाँ पर आपको डालना है कि आपका कौन सा क्लाइंट अकाउंट है जहां से आपको आपके हर एक क्लाइंट को पेमेंट देना है, राइट? तो वो आपको यहाँ पर एक बार मेंशन करना है, राइट? सर ये क्या है, वन टाइम मेनू है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका लॉजिक आपको आगे आगे मालूम पड़ते जाएगा। क्योंकि ये वन टाइम मैंने आपको बाद में इसमें चेंज नहीं करने, पर एट द टाइम ऑफ पे आउट की टाइम पे आएगा और सारे एक्टिविटी आएंगे, तभी आपको रियलाइज होगा कि ये मैंने मैप किया था इसलिए इधर से सब हो रहा है। अच्छा, Mr. Krunal had asked one query from from DPC charging point of view. My query here is little different from fund payout point of view. Can we have a rule based payout wherein we can define the logic of 50-50 ratio, 50% fund and 50% approved collateral, 50% clear funds and 50%. जो कुणाल भाई ने अभी एक्सप्लेन किया ना, वही मैंने एक्सप्लेन किया सर। उसका मैंने थोड़ा एलाबोरेट करके उनको एक्सप्लेन किया था कि वी आर इन अ थॉट प्रोसेस और इट इज दैट वी नो दैट 50-50 रेशियो इज रिक्वायर्ड नाउअडेज, and to calculate the DPC on that component which broker have funded. तो वो हमारे पाइपलाइन में है। जैसे ही वो हमारा हो जाएगा ना, because of this so much regulatory requirement, we are very much tied up in this, in that to fulfill that regulatory requirement. So when we get time, we will incorporate that also, and we will let you know, right? Okay, for fund payout as well, client fund payout. नहीं, You are talking right DPC, right? We are talking No. I'm talking about fund payout. नहीं, फंड पे आउट में तो क्या होता है, सुनो फंड पे आउट में मिथिल भाई क्या रहेगा कि मेरा एक फॉर्मूला बेस्ड प्रोफाइल है जो आशीष भाई अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो फॉर्मूला बेस्ड प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल के अंदर हम क्या करेंगे कि क्लाइंट का मुझे ड्यू लेजर कंसीडर करना है, क्लाइंट का मुझे अगर अनड्यू डेबिट जो फ्यूचर में डेबिट होने वाला है वो लेजर कंसीडर करना है, क्लाइंट का वर्चुअल डेबिट है वो मुझे कंसीडर करने का है, क्लाइंट का मार्जिन जो मेरे पास आया है, ओपन पेन है, ये सब आप ओपन पेइंग, ओपन पे आउट, जितना भी जो कंपोनेंट है वो फॉर्मूला में हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। और वो सब फुलफिल होने के बाद मुझे जो आंसर आएगा वही आंसर मैं क्लाइंट को मैं रिलीज करूंगा। करेक्ट, वो समझ गया, वो अभी का मेथड है। बट गोइंग फ्यूचर कैन वी हैव वन एडिशनल रूल? आई एम सेइंग कि एक जो है वो एक्सचेंज के हिसाब से, मतलब जो भी है, मतलब जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट है, बट एडिशनल प्रिकॉशन या एडिशनल रूल डाल सकते हैं क्या हम, अगर आपको बोलेंगे तो, कि भाई अगर लेट्स से कि क्लाइंट का 1 लाख का बेसिकली मार्जिन ब्लॉक्ड है, ओके, अब क्लाइंट के पास लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लाइंट के पास है 70,000 रुपया उसने डिपॉजिट किया हुआ, फंड क्लियर है, और लेट्स से कि क्लाइंट के पास 50,000 का अप्रूव्ड स्टॉक है। अब क्लाइंट 30,000 का पे आउट मांगता है, तो उस केस में 20,000 का ही जाना चाहिए, क्योंकि 50-50 मेरा सिस्टम जो कैलकुलेट करता है ना आज की तारीख में, हम लोग हाँ। क्या करते हैं, जिन शॉर्टफॉल कैलकुलेट करते हैं। सी एट द क्लाइंट लेवल, सी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, एट द क्लाइंट लेवल हम लोग 50-50 का रेशो जरूरी नहीं है।
नहीं 50-50 एग्री एग्री, मैं ये बोल रहा हूँ अगर मेरे को ऐसा चेक रखना है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, एक्सचेंज ने नहीं बोला है ये मेंटेन करने, ये मेरा थॉट प्रोसेस। या आपका पॉइंट वैलिड है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर आप मार्जिन, क्लाइंट का मार्जिन शॉर्टफॉल गिन रहे हो तो वो शॉर्टफॉल भी आप 50-50 रेशियो के हिसाब से गिनो, आप वही बोल रहे हो ना? फंड पे आउट, बराबर। मैं शॉर्टफॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे को जितना रिलीजेबल है अमाउंट वो मैं 50-50 के हिसाब से फंड पे आउट करूंगा। मतलब अभी इस केस में 30,000 मांगा तो मैं वापस रिपीट करता हूँ कि 70,000 रुपया क्लाइंट ने दिया है, क्लियर फंड है, और 50,000 रुपए का अप्रूव्ड स्टॉक है, ठीक है। अब क्लाइंट बोलता है मुझे, मतलब 70 और 50 1,20,000 हो गया, और क्लाइंट ने पोजीशन 1,00,000 का लिया है डेरिवेटिव में। अब क्लाइंट बोलता है कि मेरे को 30,000 का पे आउट दो या 50,000 का पे आउट दो। हेलो मिथुन, हाँ यू हाँ हाँ लिटिल बिट लाउड। हाँ, मैं एक्चुअली पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। अभी आ रहा है आवाज मेरा? हाँ अभी क्लियर है। एक्चुअली मैंने वो बोर्ड रूम में कनेक्ट किया तो मैं पीसी पे आया। अभी मैं आपको बोलता, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरा क्लाइंट ने मेरे को है ना कोलैटरल दिया है, लेट्स से 70,000 रुपये का फंड और 50,000 रुपये का अप्रूव्ड स्टॉक, ठीक है, 1,20,000 हो गया। अब क्लाइंट ने पोजीशन ले लिया डेरिवेटिव में 1,00,000 का। अब क्लाइंट मेरे पास 70,000 का पे आउट मांगता है, 70,000 का नहीं, सॉरी। अब क्लाइंट मेरे पास लेट्स से मतलब वो केस में अगर वो पे आउट मांगता है मेरे पास लेट्स से 20,000 का, ओके, तो ये केस में मैं वैलिड हूँ। अब लेट्स से कि 1,20,000 नहीं है, मेरे पास 1.5 लाख का मार्जिन है, 70,000 रुपया कैश, ओके, और बाकी वो 80,000 कोलेटरल है, ठीक है। मिथिल अब वो मेरे पास 50,000 का पे आउट मांगता है, तो मैं उसको 50,000 नहीं दूंगा, मैं उसको 20,000 ही दूंगा, मतलब कोलेटरल के। हाँ मिथिल का पॉइंट जो बोल रहे हैं ना, हाँ वो केस में ये मेरा पूरा प्रोसेस है ना 50-50 के ऊपर, मैं क्लाइंट का जब मार्जिन शॉर्टफॉल गिनूंगा ना, क्यों? क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला के अंदर मार्जिन शॉर्टफॉल लेते हैं, राइट? अभी मैं रिपोर्टिंग जब करूंगा क्लाइंट का तो शॉर्टफॉल तो वो है ही नहीं, हाँ, शॉर्टफॉल नहीं है, करेक्ट। शॉर्टफॉल नहीं है ना, तो मैं उसको रिपोर्टिंग में अगर मैं शॉर्टफॉल नहीं कर सकता हूँ तो मैं वो भी तो नहीं कर सकता हूँ ना व्हाइल डूइंग फंड पे आउट। वो हम लोग अलग, वो आपका पॉइंट है ना, वो हम लोग ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे। आपका जो है ना चलेगा, ओके ओके, निखिल भाई क्या करते हैं कि ये पहला फ्लो देख लेते, क्योंकि चलेगा अगर मैं चलेगा। तो एक क्वेश्चन आंसर में अपना उतना आपका पॉइंट है तो हम लोग ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे। ओके 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 ओके, सॉरी। ये देखो, मैं और एक जो है ये वन टाइम मास्टर है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको जो आपका पोस्ट एसीसी मैप करके एक हमारा टेबल है, यहाँ आपको एक्सचेंज की जो पोस्टिंग होती है, जो लेजर में पोस्टिंग होती है, क्लियरिंग चार्ज जो रहता है कि सेटलमेंट कंट्रोल है, वो लेजर आपको यहाँ वन टाइम डिफाइन करना है। ये मैं आपको खाली दिखाने के लिए बोलता हूँ क्योंकि ये आपको यहाँ डिफाइन करोगे तो आपकी पोस्टिंग वो हिसाब से होगा। नथिंग, आपको कुछ करना नहीं है, खाली ये मैं आपको एक नॉलेज के हिसाब से ये बता रहा हूँ। स्क्रीन में यहाँ आप ये वन टाइम मेंशन करना है, जो भी आपकी लेजर पोस्टिंग होगी तो ये पर्टिकुलर कोड में होगी। इवन सेम जो चार्जेस है, आपके चार्जेस है, वो चार्जेस की पोस्टिंग भी देखो, यहाँ लेजर कोड डिफाइन किया है राइट में। ये आप पर्टिकुलर लेजर में आपको डिफाइन करना है एसटीटी, तो वो यहाँ से आप ये वन टाइम आपको एक्टिविटी करनी है, और बाद में आप जब भी पोस्टिंग करोगे तो ये पर्टिकुलर लेजर में आपका ये पोस्टिंग हो जाएगा। देन उसके बाद आपको एक मास्टर है जो प्रोफाइल बेस है, जो फंड पे आउट है, जो आपको क्लाइंट को प्रोफाइल आपको डिफाइन करना है, वो यहाँ है, प्रोफाइल मास्टर। ये बेसिकली ये सब प्रोफाइल है जो क्लाइंट को, ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमने क्रिएट करके अंदर रखा है। फिर फंड पे आउट के लिए आप अपना जो भी फॉर्मूला बेस डालना है आप यहाँ से डाल सकते हो। ये हमारा जो कॉमन फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ दिखा दिया है। यहाँ देखो, आपको दिखा है कि लेजर जो पे आउट के लिए क्या करेगा, ड्यू डेबिट लेगा, ड्यू लेजर अमाउंट लेगा,
अनक्लियर रिसिप्ट लेगा, अनक्लियर डेबिट अमाउंट लेगा, एलजीबी अमाउंट यानी जो भी आपका वर्चुअल डेबिट है वो भी कैलकुलेट करेगा, मार्जिन करेगा, और ओपन पे इन है आपका उसका 1.5 उतना ब्लॉक करेगा। ये हम लोग ने फॉर्मूला डाला है। ये फॉर्मूला का प्रोफाइल है, आपको क्लाइंट के अंदर उसको प्रोफाइल को डिफाइन करना है। ये प्रोफाइल डिपेंड अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट हो सकता है। मिथिल भाई, जो आपका क्वेरी था ना लेजर फॉर्मूला, वो ये है। हाँ हाँ सर, थैंक यू। तो ये डिपेंड अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला है जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, वो मैंने यहाँ आपको करके दिखाया। और ये जो भी प्रोफाइल देगा आप क्लाइंट में उसको मैप करना है। फिर यहां आता है और एक है, ये जीएसटी मास्टर है। जीएसटी आप जो भी है आपके कंपनी का जीएसटी, इनकेस आपके जितने भी ब्रांच है, इनकेस मुंबई है, महाराष्ट्र है, या दिल्ली है, चेन्नई है, आपको ये वन टाइम यहाँ जीएसटी मास्टर अपडेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपका सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए। इनकेस आपका दिल्ली में है, कर्नाटक में है, चेन्नई में है, जहां भी कौन से भी स्टेट में है आपका ब्रांच है और आपका जीएसटी नंबर है, तो आपको ये वन टाइम यहाँ अपडेट करना है। इसमें कोई डाउट है मिथिल भाई? नहीं नहीं सर, नहीं। इसके बाद ये आशीष भाई, यस यस, जीएसटी मास्टर में जैसे आप जाएंगे ना तो एक HSN कोड रहेगा, तो ये सिर्फ आपने ब्रोकरेज के रिलेटेड बताया, बराबर है ना? कि ओवरऑल कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बताया? यस, नहीं नहीं, ये आपका ब्रोकरेज के यानी क्या है, जो भी ब्रोकरेज का जो है ना, कंपनी मास्टर में तो आपका जीएसटी आ जाएगा, राइट? हाँ, आप क्लिक कीजिए ना, एक बार विंडो ओपन कीजिए ना उसमें, ये सेकंड ऑप्शन कंपनी जीएसटी मास्टर, हाँ उसमें डबल क्लिक कर दीजिए। सी दी सर्विस कोड जो है ना 997152। यस यस, हाँ, HSN code is related to brokerage, right? But there are many HSN code for other services, so that also should. जो ये जो मास्टर, क्योंकि ब्रोकरेज क्या होता है सर, क्योंकि मेरा क्लाइंट समझो दिल्ली से ट्रेड कर रहा है, कर्नाटक से ट्रेड कर रहा है, तो इनकेस कर्नाटक से ट्रेड किया और मेरा ब्रांच नहीं, तो मेरे को आईजीएसटी लगेगा, राइट? पर मेरा ब्रांच है, उसका जीएसटी है, तो मेरे को सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। इसलिए मेरे को यहाँ वन टाइम मेरे जो भी है ब्रांचेस है और उसके मेरे जीएसटी है, तो मैं यहाँ डिफाइन कर लूंगा। और जो आप बोल रहे अदर देन एचएसएन, देखो यहाँ दिख रहा है आपको इनवॉइस टाइप एंट्री, या ओके, हाँ ये मेरा B1 सीरीज है, B2 सीरीज है, जो है मेरा, जो भी आप समझो आप ओपनिंग चार्जेस पे ले रहे हो, जो मार्जिन पेनल्टी पे जीएसटी लगता है, वो सब यहाँ डिफाइन करना है। और वो एज अ टाइम ऑफ इंपोर्ट के टाइम पे जीआई टाइप डालोगे तो आपको वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा सर। वो जब भी आप इंपोर्ट करोगे जीएसटी का, तो आपको ये मास्टर है। सर देन अभी जो क्लाइंट मास्टर में है, जो अकाउंटिंग रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूं। कि क्लाइंट मास्टर में ये पार्ट इतने कंपलसरी आपको अकाउंटिंग के लिए, यानी जो आपके फंड पे आउट है, जो भी प्रोसेस है आगे, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मेनू में इतना आपको डिफाइन करना है। सी देखो, मैंने एक सैंपल क्लाइंट लिया, सर ये सब अकाउंट मास्टर है। ये मास्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है आपका, ये आपने क्लाइंट को कौन से चार्जेस लगा दिए, वो प्रोफाइल मैप हो गया, राउंडिंग हो गया। ये जो प्रोफाइल है, आपने जो डीपीसी प्रोफाइल क्रिएट किया है, वो क्लाइंट को मैपिंग के लिए यहाँ है सर। यहाँ दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। सेम चीज आपने फंड प्रोफाइल, फंड पे आउट के लिए, क्लाइंट को फंड पे आउट के लिए जो प्रोफाइल बनाया, मैंने आपको वहां प्रोफाइल दिया, वो यहाँ डिफाइन करना है। फिर
क्लाइंट है, क्लाइंट पे आउट कैसा करेगा? रिक्वेस्ट बेस्ड है, ऑटो रिलीज है, ऑलवेज बिल टू बिल है। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि मैं एक्सप्लेन करूं सर? एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ अच्छा, ये रिक्वेस्ट बेस्ड में क्या होगा कि क्लाइंट कभी भी रिक्वेस्ट करेगा तो ही उसका पे आउट जाएगा। इन केस मिथिल है, मिथिल का क्रेडिट है, पर मिथिल ने अभी तक रिक्वेस्ट नहीं किया तो उसका पे आउट रन नहीं होगा। ये उसका इसका डेफिनेशन है। ऑटो रिलीज में इन केस मिथिल भाई क्रेडिट है, कभी भी क्रेडिट है तो बाय डिफॉल्ट उसका पे आउट रिलीज हो जाएगा। थर्ड थिंग है बिल टू बिल। इन केस मिथिल भाई बिल टू बिल है तो उनका बिल जब भी प्रोसेस होगा तो बाय डिफॉल्ट बिल वाइज उसका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। और डेबिट नहीं देखेगा, जब भी क्रेडिट का बिल आया तो एज्यूम करेगा कि बिल टू बिल है तो इसका क्रेडिट पेमेंट हो जाएगा। यानी आशीष भाई बता रहे हैं कि सपोज आज के दिन क्लाइंट का ड्यू हो रहा है, राइट, T-2 वाला। अभी एज्यूम करो कि रोलिंग में उसका क्रेडिट है, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रेड फॉर ट्रेड में उसका डेबिट है। तो हम क्या करेंगे? बिल टू बिल यानी रोलिंग का हम उसको अमाउंट रिलीज करेंगे, ड्यू अमाउंट, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डेबिट वाला वो मुझे पेमेंट देगा या ऑलरेडी उसने दे दिया है, राइट। क्योंकि बहुत सारे पारसी वाले जो क्लाइंट रहते हैं ना, या एनआरआई क्लाइंट, वो मतलब वो बिल टू बिल ही मतलब प्रिफर करते हैं। ओके, सो वी हैव केप्ट बिल टू बिल स्विच आल्सो इन क्लाइंट्स, राइट, along with the block ड्यू वाला और मतलब रिक्वेस्ट वाला, और ये दूसरा जो है वो। फिर उसके बाद आपका पीओ मेथड आता है। नेट में आपका जो मेथड है वो कौन सा एनईएफटी है, क्या है, ये आपको करना है। और इनकेस सिस्टम अंदर से खुद ले लेगा, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, अमाउंट के हिसाब से वो पे आउट के टाइम पे ले लेगा। सेकेंड थिंग, आपको क्लाइंट को ऑटो जेवी करना है कि नहीं है। आपको इनकेस आप करोगे इधर जीरो करोगे तो क्लाइंट को ऑटो जेवी प्रोसेस नहीं होगा। आपको ऑटो जेवी करना है तो ये आपको सिलेक्ट करना है ये मेनू, और फिर आपको ऑटो जेवी क्लाइंट में प्रोसेस होगा। सेम थिंग यहाँ पे ऑटो जेवी में जनरली क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए? ऑटो जेवी ऑन रहना चाहिए ना संदीप भाई? हाँ, ऑटो जेवी का फंडा स्लाइड डिटेल में बोल दीजिए। हाँ सॉरी भास्कर भाई, ऑटो जेवी क्या है तो उनको बोल दीजिए, पता चल जाएगा। ऑटो जेवी का बेसिकली क्या होता है, किसी अगर कोई एक क्लाइंट है, मतलब एक ब्रोकिंग फर्म है, उसके पास दो सेगमेंट है। मैं एक सिंपल केस बताता हूँ। एक कैश सेगमेंट है और एक F&O सेगमेंट है। नाउ अभी सबको पता है कि मेरा कुछ रिपोर्टिंग सेगमेंट लेवल पे हो रहा है। अभी क्लाइंट का सपोज एग्जांपल के F&O में डेबिट का बिल बन गया, और हमारे पास आज की तारीख में एक ही क्लाइंट बैंक अकाउंट हमने मेंटेन किया हुआ है, राइट, और वो बैंक हमने मैप किया है हमारे सिस्टम के अंदर कैश मार्केट में। मैं जस्ट एक सीन बता रहा हूँ, राइट। अभी मैंने जो एंट्री डाली, क्लाइंट ने वो जो F&O में उसने जो पोजीशन लिया है, उसका डेबिट का बिल बना है जो मेरे लेजर में पोस्टिंग हुआ, उसका वो क्लाइंट ने मुझे कुछ चेक दे दिया या एनईएफटी डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, वो रिस्पेक्टिव क्लाइंट अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो ऑब्वियसली वो बैंक अगर मैंने कैश मार्केट में एनएससी का या बीएससी का कैश सेगमेंट में मैंने मैप किया हुआ है, तो लेजर के अंदर जब आप देखेंगे ना, तो क्लाइंट का लेजर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आप सेगमेंट वाइज करेंगे ना, तो एक सेगमेंट में उसका क्रेडिट दिखेगा और दूसरा सेगमेंट में डेबिट दिखेगा। तो हमने एक सिस्टम के अंदर एक प्रोविजन दिया है ऑटो जेवी। नाउ ऑटो जेवी आप जैसे प्रोसेस करेंगे ना, तो क्या होगा मालूम है? क्रेडिट का एंट्री जो रहेगा ना, सी व्हाट इज द लॉजिक क्या है कि क्रेडिट जहां पर है वो हम डेबिट के सामने मूव करेंगे। सपोज मेरा डेबिट है 100 रुपया और मेरे पास लेजर में क्रेडिट पड़ा है 80 रुपया, तो मुझे क्या करने का है? 100 रुपया मतलब एक सेगमेंट में डेबिट है 100 रुपया और दूसरा सेगमेंट में मेरा 80 रुपीज क्रेडिट पड़ा है। तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट को मूव करेंगे डेबिट की तरह, नहीं कि डेबिट को मूव करेंगे क्रेडिट की तरह, राइट। तो ऑलवेज मेरा एक सीन है कि क्रेडिट विल मूव टू डेबिट साइड। तो क्या हो जाएगा? आपका कोई एक सेगमेंट जीरो हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा, ओके। और दूसरा मतलब कोई एक सेगमेंट या दोनों सेगमेंट जीरो भी हो सकता है और कुछ मिनिमम अमाउंट तक वो रिड्यूस भी हो सकता है। तो दैट इज आवर फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो जेवी। अभी ये ऑटो जेवी पास करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो जेवी पे लग जाएगा। तो उसके लिए आशीष मैंने जो आपको बताया था ना
कि हम लोग जेवी बुक मास्टर में ओपन करेंगे, तो मास्टर के अंदर हम क्या करेंगे मालूम है, जैसे JV01 फॉर नॉर्मल जेवी है, राइट, और टू कैलकुलेट डीपीसी एट द एंड ऑफ द मंथ वी हैव गिवन अ जेवी डीपीसी करके हम लोग अलग से एक जेवी बुक खोलेंगे। तो इन द सेम वे हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट ऑटो जेवी, और ऑटो जेवी जो पोस्टिंग करेंगे डेली बेसिस पे हो, डेली बेसिस में, तो उसका बुक कोड भी हम लोग अलग से खोलेंगे। क्यों? क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे कुछ लेजर देना है, अभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आ गया कि मुझे लेजर दे दो, तो मैं उसको लेजर दूंगा, और सपोज उसके सिस्टम के अंदर ये जेवी वाला एंट्रीज बहुत सारा रहेगा इन अ स्पेसिफिक मंथ, तो उसका लेजर है ना अननेसेसरली बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट, और प्रिंटिंग में या फिर उसको पीडीएफ बनाने में, प्रिंट करने में बहुत टाइम जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनीवे क्लाइंट को तो मालूम, मतलब उसके कंसर्न नहीं है कि क्लाइंट को तो उसका कंसोलिडेटेड लेजर के साथ ही कंसर्न है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जेवी को वहां पर फिल्टर कर सकते हैं, यानी वो जेवी वो रिपोर्ट प्रिंटिंग में आएगी नहीं, राइट, करके हम लोग उसका बुक कोड भी अलग खोलेंगे टू फॉर द ईज ऑफ फैसिलिटी। ठीक है, तो दिस इज अवर फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो जेवी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस ऑटो जेवी? नहीं सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। इसके ये राइट साइड में आपको दिख रहा है, देखो एसओएल स्विच, सेटलमेंट ऑफ लेजर पीरियड, जो भी क्लाइंट का रहेगा मंथली है, क्वार्टरली है, वो आपको यहाँ डिफाइन करना है, क्योंकि सेटलमेंट ऑफ जो लेजर हो रन होगा वो इसके ऊपर रन होगा। आप क्या डिफाइन करते हो उसके ऊपर होगा। क्लाइंट ने मंथली का दिया है, क्वार्टरली का दिया है, तो आपको यहाँ वन टाइम मैप करना है उसका, और उसके हिसाब से जब भी आप सेटलमेंट ऑफ लेजर करोगे वो मास्टर के हिसाब से वो रन कर लेगा। यानी ये मास्टर में इतने बेसिक चीज है जो मेरे को अकाउंटिंग लेवल के लिए कंपलसरी फुलफिल करने हैं। इसमें कुछ डाउट है मिथिल भाई, कुणाल भाई? नहीं नहीं, मतलब आपने बताया ये सारा चीज मतलब डिफाइन होना चाहिए। सर्टिफिकेट डेट एंड एक्सपायरी। हेलो, हाँ मितेश हियर फ्रॉम स्पार्क। मुझे एक क्वेरी है इसमें, ये जो क्वार्टरली, 3 क्वार्टरली और 90 सेटल, इन दोनों में फर्क क्या है? कौन सा? नहीं मंथली नहीं, जो थर्ड वाला है क्वार्टरली, एंड उसके नीचे वाला जो 90 सेटल है ना वो। नहीं वो अभी तो यूज ही नहीं होता है। नहीं ये आपको खाली ये मंथली और ये क्वार्टरली, ये दो ही है। वो लोग ने वही दिया है कि मंथली है और ये क्वार्टरली है। वो तो वो खाली प्रोविजन किया था, कुछ है नहीं इसके अंदर, खाली मंथली। हाँ बोलो। हाँ, ये जो क्वार्टरली है उसमें लास्ट अप्रैल से 90 डेज गिनते हैं या फिर वंस इन अ क्वार्टर, मतलब लॉजिक क्या है उसमें? सुनो, जब आप क्वार्टरली करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं 90 डेज गिनते हैं, लेकिन हमको उससे पहले सेटल करना पड़ता है। आप जब हमारा सेटलमेंट ऑफ लेजर का स्क्रीन देखेंगे ना तो देयर आर मेनी फंडास। अभी हम लोग पहले के जमाने में बिकॉज ऑफ 1 अगस्त जो सर्कुलर आया ना कि क्लाइंट ने लास्ट तक कोई ट्रेड नहीं किया है, उसके पहले है ना बहुत सारे ब्रोकर लोग 90 डेज में वो रन करते थे। मतलब दे हैव टू कीप अ ट्रैक के सपोज मैंने मार्च महीने में रन कर दिया 15 मार्च को या 16 मार्च को, तो उसका नेक्स्ट साइकिल आएगा 15 जून या जो कुछ भी है वो, तो वो लोग को करना पड़ता था। लेकिन तो ये फर्स्ट सर्कुलर आ गया ना, नाउ दिस टू रन ऑन डेली बेसिस। सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन आपका आवाज है ना ब्रेक होके आ रहा है। हाँ, क्योंकि देखो अभी ये एसओएल का जो फंडा है ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब आशीष भाई आपको एसओएल का टॉपिक लेंगे तब। लेकिन जस्ट ब्रीफली मैं शॉर्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि मास्टर के अंदर आपको स्विच है ना वो बाय 3 जो है ना क्वार्टरली वही डालना है। क्यों? मंथली दिया रहेगा तो मंथली। हाँ, अगर क्लाइंट्स को अगर मंथली करना तो मंथली भी कर सकते हो सिस्टम के अंदर, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना एसओएल का प्रोसेस अभी आपको डेली बेसिस पे रन करना ही है टू कवर दैट। अपना जो सेबी का सर्कुलर आया ना 1 अगस्त वाला कि क्लाइंट का ट्रेड अगर लास्ट तो मुझे रिलीज। हेलो हेलो, बराबर है ना? अच्छा आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? अच्छा, आपको
दूसरे सबको आ रहा है, क्लियर है, ऑडिबल है? अभी आ रहा है, बट बीच में वो जब भी क्वेरी पूछ रहे थे तभी ये हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर है ना मास्टर के अंदर अभी बराबर है ना मिथिल भाई आवाज? अभी हाँ क्लियर अभी है? बराबर है, अभी बराबर है। देखो मास्टर के अंदर यहाँ पर 2 स्विच है, मंथली या फिर क्वार्टरली। अगर कुछ क्लाइंट को मंथली चाहिए तो आप सी इट इज, वो तो कंपनी का पॉलिसी रहेगा कि कुछ मुझे मंथली करना है या कुछ क्वार्टरली करना है। लेकिन सेबी का जो सर्कुलर आया ना, जो 1 अगस्त वाला, जो आप सबको पता है कि क्लाइंट का लेजर में अगर सपोज क्लाइंट ने 30 डेज तक कोई ट्रेड नहीं किया है और उसका लेजर में कुछ भी क्रेडिट है वो मुझे रिलीज करना है, बराबर है ना? तो अभी आप सबको आफ्टर दैट 1 अगस्त वाला सर्कुलर कंपलसरी डेली बेसिस पे रन करना है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट का सपोज जून महीने में मैंने क्लाइंट का सेटल कर लिया एग्जांपल, और उसके बाद क्लाइंट का लेजर में क्लाइंट ने कुछ चेक दे दिया मुझे जुलाई के अंदर, और क्लाइंट ने फिर 30 डेज तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो मुझे कंपलसरी इसका अमाउंट रिलीज करना है 30 डेज के बाद, बराबर है ना? तो सिस्टम के अंदर आपको डिसाइड करना है क्वार्टरली या मंथली, लेकिन एसओएल का जो प्रोसेस है ना वो डेली बेसिस। ओके ओके, बट एक्चुअली हाँ या अंडरस्टैंड, बट मेरा आई थिंक सो इसके ऊपर ना एक मेरा सजेशन है कि जो आपका जो 30 डेज वाला है ना नॉन ट्रेडेड वाला, दैट शुड बी अ डिफरेंट पार्ट, क्योंकि इवन समझो अगर मेरा कोई क्लाइंट कंटिन्यू ट्रेडेड है, ओके, तो भी मुझे उसको वंस इन क्वार्टर सेटल करना है आफ्टर मतलब बिटवीन द 90 डेज ऑफ लास्ट एसएल। सुनो, मेरा जो प्रोसेस जो है ना वो आपको जब मैं एसएल में समझाऊंगा ना तब आपको वो क्लैरिटी टोटल आ जाएगी। नहीं आप जो वो अलग से जरूरत है ही नहीं, मुझे डेली तो प्रोसेस करना ही है। जून महीने में क्लाइंट का मैंने सेटल कर दिया और उसने मुझे इमीडिएटली दूसरे दिन उसने मुझे चेक दे दिया, और वही चेक का अमाउंट मुझे उसका रिटर्न करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसने मुझे चेक नहीं दिया, सॉरी उसने कोई ट्रेड किया नहीं है, तो वो भी ऑप्शन मैंने साथ में इंक्लूड कर लिया। व्हाई शुड आई रन 2 डिफरेंट प्रोसेसेस इन डिफरेंट वे? मैं एक ही प्रोसेस में दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। वो जब आप मेरा प्रोसेस देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे, मुझे एक दो मेरा सिनेरियो भी है इसके ऊपर, बट ठीक है हम लोग तभी बात कर लेंगे इसके ऊपर। कर लेंगे ना, आपका वो जो है ना वो चेक कर लेंगे। ठीक है चलिए। जी देखो ये मास्टर में बेसिक इतना डिटेल है जो आपको अकाउंटिंग, मैंने खाली आपको अभी जो बता रहा हूँ अकाउंटिंग लेवल के लिए मेरे को ये कंपलसरी है और ये फिट रहना चाहिए। अभी मैं आपको और एक मेनू बताता हूँ मास्टर में, यहाँ आपके बैंक रिलेटेड है, ये बैंक मल्टीपल है, यहाँ क्लाइंट के सब बैंक डिटेल आपको यहाँ दिख जाएंगे। मेरे को एक क्लाइंट में कंपलसरी पे आउट डिफर्ड होना चाहिए। मेरा भी जो है क्लाइंट का एक बैंक में पे आउट डिफर्ड होना चाहिए। यहाँ मेरे को सब क्लाइंट की बैंक डिटेल यहाँ दिख जाएगी, आपको चेंजेस भी यहाँ से करने मिल जाएगा। अभी ये जो भी बेसिक मास्टर था मैंने अकाउंटिंग लेवल के लिए मास्टर बता दिया। अभी ये इसमें कुछ आपको डाउट है? सर ये बैंक के डिटेल्स जब भी चेंज होते हैं क्लाइंट के, जो डिफॉल्ट बैंक अकाउंट जो टिक रहना चाहिए एक, मान लो क्लाइंट के बैंक अकाउंट चेंज हो जाते हैं, मतलब क्लाइंट चेंज नहीं करता है बैंक अकाउंट, बट मान लो वो बैंक जो है वो खुद उसका कुछ चेंज हो गया, मतलब आईएफएससी कोड वगैरह, तो उस केस में क्या होता है? यही अपडेट करना पड़ेगा ना आपको, आपका जो भी आईएफएससी कोड है वो आपको यहाँ अपडेट करना पड़ेगा। देखो हेलो सी, जैसे कि अभी आप सबको पता रहेगा कि पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देना बैंक था, अभी देना बैंक ने मर्ज हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, मैं सिंपल केस रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या हो गया मालूम है? हर एक क्लाइंट का आपका नया बैंक अकाउंट नंबर आ गया, नया आईएफएससी कोड और नया एमआईसीआर कोड आ गया। तो ऑब्वियसली आपका वो केस के अंदर आपका जो केवाईसी का प्रोसेस है ना वो तो करना ही पड़ेगा। केवाईसी प्रोसेस के अंदर क्या हो जाएगा? मेनली केवाईसी के अंदर क्या हो गया? मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक आ गया। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक के अंदर जो जो मुझे कवर करना है वो तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसका डेटा भी मुझे अपलोड करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, बराबर डालना पड़ेगा।
तो वो सब केवाईसी का जो मॉड्यूल है वहां से हो जाएगा और वहां से फिर ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पर पुश हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि खाली आईएफएससी कोड चेंज नहीं होता है मेरे ख्याल से, ऐसा कोई सीन है कि खाली आईएफएससी क्लाइंट का बैंक वही है और आईएफएससी कोड चेंज हुआ, ऐसा कुछ है कोई सीन? मेरे ख्याल से बैंक मॉडिफिकेशन नहीं रहेगा। ओके ओके, बराबर है ना? जी देखो, अभी अपना जो भी मास्टर रिलेटेड था वो मास्टर अभी हो गया। अभी मैं बेसिक एंट्रीज में जाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो ये जो मेनू है ना, ये मेरे ट्रेड रिलेटेड है, एक्सचेंज रिलेटेड है, और यहाँ से बैंक रिसिप्ट से लेके बैंक पेमेंट तक मेरा ये अकाउंटिंग लेवल का मेनू है। देखो हमने यहाँ डिफाइन करके ही रखा है। तो अभी यहाँ जो भी हेलो हेलो आ रहा है, बोलो। हाँ हेलो, वॉइस आ रहा है ना? आ रहा है आ रहा है। हाँ, अभी देखो यहाँ जो भी है, मैं बैंक रिसिप्ट यानी क्लाइंट का जो भी रिसिप्ट आया मैं यहाँ से एंट्री करूंगा। मैं यहाँ बैंक सिलेक्ट करूंगा, मेरा कौन सा बैंक है। एक मिनट। हाँ सॉरी, हाँ 2 मिनट जरा कॉल चालू था इसलिए। अभी जो भी आपके बैंक रिसिप्ट है आपको एंट्री करनी है। देखो मैं ना अभी आपको ये मैनुअल एंट्री करना बता रहा हूँ। हमारा बल्क ऑप्शन भी है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अभी राइट नाउ मैं समझ रहा हूँ कि मैं मैनुअल एंट्री कर रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर डेट डालूंगा, पर्टिकुलर बैंक जो मेरा पे आउट के लिए बैंक है, मेरा क्लाइंट बैंक है, वो मैं सिलेक्ट करूंगा। मैं ऐड करूंगा, यहाँ अकाउंट कोड डालूंगा, मैं अमाउंट यहाँ पंच करता हूं। क्लाइंट का मेरे को चेक आया कि इधर जो भी डिटेल आया, एनईएफटी आया, चेक नंबर में डाल देता हूं और उसके कौन से बैंक से आया ये मैं सेव करूंगा। मेरा एंट्री ये एंट्री यहाँ सेव हो गई। अभी आप यहाँ इसको देख सकते हैं कि क्लाइंट के लेजर में मैं आपको दिखाता हूं कि इसका इफेक्ट क्या हुआ है। आप डिस्प्ले में जाओगे, पार्टी ट्रायल बैलेंस में जाओगे, अकाउंट्स में,
यहाँ देखो आपको दिख रहा है क्लाइंट का डेबिट है 3,48,000, ये अनक्लियर रिसिप्ट है 5,000। जो मैंने अभी एंट्री की है वो आपको यहाँ दिख रही है। मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे पूरा डिटेल आ जाएगा। क्लाइंट का बिल बना था 2 को, मैंने एक रिसिप्ट एंट्री की है 12 को, और ये अनक्लियर है। देखो आपको यहाँ बाहर भी दिखेगा, और यहाँ देखो एक यहाँ दिख रहा है मेनू, ए यू करके। ये आपको ये अनक्लियर एंट्री दिखेगी। मैं इसका रिको करूंगा तो मेरे को ये आर करके मार्क आएगा, और ये मेरा अनक्लियर में से इधर निकल जाएगा। ये मेरा मैन्युअल एंट्री मैंने किया है। हमारा एक बल्क ऑप्शन भी है, इन केस आपके पास रिसिप्ट एंट्री एक साथ आती है तो आप इंपोर्ट भी फाइल करके इंपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको इंपोर्ट के टाइम पे वो फाइल एंट्री का मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। सर अभी ये रिसिप्ट एंट्री में कुछ है डाउट? हेलो? नहीं नहीं सर, प्लीज प्रोसीड। वो हाँ, क्लियर कैसे, अनक्लियर क्लियर कैसे होता है? वो मैं बैंक रिको करूंगा तभी क्लियर होगा। ओके ओके, यानी वो मैं बैंक रिको का जब भी प्रोसेस में आऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एंट्री कैसे क्लियर हुई। अब तक तो मेरी वो अनक्लियर ही है। मैंने खाली मेरे अकाउंट में पास किए, बैंक स्टेटमेंट में अभी तक आया नहीं। बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के बाद मेरा वो सामने सामने रिको होगा, फिर मेरे को क्लियर करके दिखाएगी। ओके ओके सर, बताइए। सेम वाइज मेरा बैंक पेमेंट है। देखो पेमेंट के लिए आप रिसिप्ट के लिए वहां से डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, पर क्लाइंट को बैंक पेमेंट के लिए ना ये ऑप्शन आप अवॉइड करना। क्यों? यहाँ आप पेमेंट करोगे तो क्लाइंट को पेमेंट चला जाएगा, यहाँ सिस्टम चेक नहीं करेगा कि क्लाइंट का डेबिट है कि नहीं है। तो आपको ये क्लाइंट पेमेंट के लिए ये मेनू अवॉइड करना है। पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लाइंट आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है तो भी एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मेरा एक मैं आपको पेमेंट की एंट्री दिखाता हूँ 109। ये मैंने क्लाइंट को पे आउट कर दिया, पेमेंट की एंट्री की है। अभी इसके लेजर में आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। ये क्लाइंट ने चेक नहीं किया, इसमें डायरेक्ट एंट्री हो गई कि क्लाइंट का डेबिट है कि नहीं है। ये मेनू से आप एंट्री करोगे तो देखो यहाँ मेरी पेमेंट की एंट्री एक अपडेट हो गई और क्लाइंट का लेजर बैलेंस रिड्यूस भी हो गया। पर ये मेनू मेरे को अवॉइड करना है फॉर द क्लाइंट पे आउट के लिए। क्यों करना है? क्योंकि ये मेनू से एंट्री करोगे तो क्लाइंट ये सिस्टम चेक नहीं करेगा क्लाइंट का डेबिट है, मार्जिन शॉर्ट है या कुछ भी प्रीवियस डेबिट है, वो चेक नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट एक सिंपल एंट्री पास कर देगा। ये भी आपको इधर दिख जाएगा कि अनक्लियर है, ये वो है। मिथिल भाई यार किसको कुछ क्वेरी है पेमेंट के लिए इसमें? नहीं, बैंक पेमेंट कैसे अनक्लियर हो सकता है, मतलब वो नहीं समझा। अभी आपने फंड ट्रांसफर किया था ना, हाँ, तो फंड ट्रांसफर तो अनक्लियर नहीं हो सकता ना, मतलब। अनक्लियर नहीं हो सकता जब तक मैं रिको नहीं करूं तब तक। अच्छा रिको, ठीक है, रिको बताइए। हमारा सिस्टम के अंदर डिजाइन करके रखा है कि कुछ भी एंट्री आपने बैंक बुक में डाली तो उसको बैंक स्टेटमेंट के थ्रू रिकंसिलिएशन करना ही है। ओके Right? ओके ओके, हाँ हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि रिको नहीं होगा तो बैंक स्टेटमेंट से रिको नहीं होगा तो सिस्टम को नहीं मालूम पड़ेगा, तो क्लियर बैलेंस नहीं आएगा आपका वो। बराबर बराबर। तो ये कंपलसरी है। सेम मेनू मेरा कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, आप अगर पेटी पे कैश का करते हो तो सेम मेनू वही है। फिर सेम जनरल है। आप जेवी क्लाइंट को या किसको भी डेबिट क्रेडिट करते हो तो ये मेनू से आपको जेवी रन करना है।
ये सब मैं मैनुअल ऑप्शन बता रहा हूँ, मैं आपको बाद में बल्क ऑप्शन भी इंपोर्ट करके बताऊंगा, क्योंकि हमारा एक फाइल स्पेसिफिक है, जो फाइल स्पेसिफिक में आप डेटा डालोगे और इंपोर्ट करोगे तो बल्क जेवी भी इंपोर्ट हो जाएगा, बल्क रिसिप्ट भी हो जाएगा और बल्क पेमेंट के लिए भी एंट्री अपडेट हो जाएगा। पर एज अ मैं आपको एक मैन्युअली भी कैसा करना है वो भी एक एंट्री आपको यहाँ डिफाइन करके बता रहा हूँ। समझो मैं जेवी एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ मैं जेवी कर रहा हूँ 10,000 इसको 1,000 10,000 इसको डेबिट कर रहा हूँ। सेम वाइज मेरे को दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। समझो मैं ये 5,000 कर रहा हूं, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, और मैं ये सेव कर रहा हूं, और ये मैं फाइनल सेव करूंगा ना तो मेरे को देखो वाउचर टोटल नॉट जीरो। जेवी शुड भी जीरो होना चाहिए पूरा वाउचर में, ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा। तो जेवी शुड भी जीरो, और ये मैं अभी यहाँ 10,000 आप सेव करोगे। सर यहाँ पे मेरे को एक डाउट है, अभी इसके पहले आपने जेवी ऑटो जेवी का एक एग्जांपल दिया था। लेट्स से मेरा 100 रुपीज का डेबिट है और मेरे पास मतलब 100 रुपीज का डेबिट है एफएनओ में और 80 रुपीज का क्रेडिट है कैश सेगमेंट में। ओके, बराबर। आपने बोला कि 80 रुपए आप पास कर दोगे, यहाँ पे जीरो कर दोगे लेजर एनएसी का कैश सेगमेंट में, और एफएनओ सेगमेंट में उसको क्रेडिट करोगे और 20 रुपीज डेबिट रहेगा वो बेसिकली। 80 रुपीज से ही एंट्री पास होगा सर। हाँ बराबर है। तो अभी ये केस में आप बोल रहे हो मतलब अभी लेजर कम क्रेडिट कम है अगर एक सेगमेंट में, तो वो जीरो नहीं होगा ना, मतलब नील नहीं होगा ना। वाउचर जीरो होना चाहिए सर, क्लाइंट लेजर जीरो नहीं होना चाहिए, वाउचर जीरो होना चाहिए। अच्छा, वाउचर जीरो होना चाहिए। ओके हाँ, तो वाउचर का टोटल जीरो होगा। ओके ओके, मतलब अभी मान लो ये केस में 5 है। आप ये वापस बताएंगे, सॉरी मैं थोड़ा सा नहीं समझ। हाँ बोलिए ना सर, ये मैंने देखो एंट्री ओपन कर, हाँ ये 10,000 का डेबिट था, बराबर है। ये मैंने देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट था नहीं, मैं ये बाय डिफॉल्ट जेवी एंट्री डाल रहा हूँ सर। एक मैन्युअली एंट्री डाल रहे हैं। एग्जांपल के मुझे सपोज कोई क्लाइंट को पेनल्टी डेबिट करनी है एग्जांपल, तो मैं क्या करूँ, क्लाइंट का कोड सिलेक्ट करूंगा, उसका अमाउंट सिलेक्ट करूंगा 10,000 रुपीज, नरेशन में लिखूंगा कि XYZ, राइट, या फिर मुझे एग्जांपल के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस डेबिट करना है या XYZ कुछ भी, तो वो मैं नरेशन में लिखूंगा, और सामने जो लेजर कंपोनेंट है ना, वो लेजर कौन सा लेजर में मुझको क्रेडिट करना है वो मैं लेजर कोड सिलेक्ट करूंगा और वहां पर भी अमाउंट डालूंगा। तो मेरा ये सिस्टम के अंदर जेवी के अंदर कंसेप्ट क्या है कि जेवी ऑलवेज शुड बी जीरो, उसका टोटल जो है ना वाउचर टोटल वो जीरो होना चाहिए। जब तक वो जीरो नहीं होगा आपको वो जेवी में से बाहर आने नहीं देगा, राइट? वो मेरा है। ओके ओके ओके। ये मैनुअल इंटरवेंशन है, मैं आपको इंपोर्ट का भी आगे बताऊंगा। और एक मेरा एंट्रीज आता है, नॉर्मल कॉन्ट्रा एंट्री आता है। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है सर कि एक बैंक से दूसरे बैंक में मुझे ट्रांसफर करना रहता है, यानी नॉर्मली क्या करते हैं कि क्लाइंट अकाउंट से सेटलमेंट अकाउंट में या सेटलमेंट अकाउंट से क्लाइंट अकाउंट में आप डेबिट क्रेडिट करते हो, तो वो एंट्री आपको यहाँ से करनी है। कॉन्ट्रा एंट्री में मीन्स बैंक टू बैंक जो भी ट्रांसफर करनी है वो मेनू आपको यहाँ से करना है। सर देखो यहाँ ही आपको मालूम पड़ गया रहेगा, मैंने क्या किया, ये एक बैंक सिलेक्ट किया और दूसरे बैंक का कौन सा है, तो या बाय डिफॉल्ट ये दूसरे बैंक मेरे को सिलेक्ट किया है कि कौन से बैंक में मेरे को दूसरा एंट्री करना है, तो मैं समझो ये एक्सेस कर रहा हूं, ये 5,000 इधर डेबिट हो जाएगा और उधर क्रेडिट हो जाएगा।
आपको मैं यहाँ दिखाऊं डिस्प्ले में, डे बुक में, ये देखो मेरे को एक कॉन्ट्रा एंट्री का इधर करके मेरे को रिसिप्ट अमाउंट आ गया और दूसरे बैंक में ये डेबिट करके आ गया। ये अंडरस्टैंडेबल है? हाँ सर, मतलब एक बैंक से दूसरे, मतलब मान लो कि क्लाइंट बैंक अकाउंट है मेरा और दूसरे 2 क्लाइंट बैंक का, तो वैसा कर सकते हैं मतलब। हाँ, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री इसके लिए रन करते हैं सर कि एक बैंक से दूसरे बैंक में लिए आपको ट्रांसफर किया, क्योंकि मैं बैंक टू बैंक रिसिप्ट पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है। फिर सर अपना मेनू है बैंक स्टेटमेंट। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर मैं प्रणव बोल रहा हूँ QIBL से। मुझे जेवी में एक क्वेरी थी। सपोज कि आज 12 तारीख को मेरी 3 जेवी है, मैंने एक ही जेवी में नीचे कंटिन्यू करके 3 जेवी पास की। एक STD की डेबिट क्रेडिट, एक स्टैम्प ड्यूटी की डेबिट क्रेडिट, एक क्लियरिंग चार्जेस की डेबिट क्रेडिट, ठीक है। उसको मैंने सेव कर दिया। अभी 12 तारीख को मैं ओपन करूंगा तो ये 3 जेवी दिखाएंगी, ठीक है सर। अभी क्या हुआ, मुझे STD की जेवी मुझे डेबिट करनी है, तो वो कैसे डेबिट करूँ? क्योंकि मैंने एक बार किया ना तो पूरी जेवी डिलीट हो जाती है। मुझे सिर्फ STD की डेबिट क्रेडिट डिलीट करनी है उसमें। ये वाउचर में एंट्री की है ना सर? सर मैंने देखो, मैं आपको एक्सप्लेन, आपने क्या किया है, एक ही वाउचर सिलेक्ट किया, एक ही वाउचर में आपने तीनों 3 जेवी डाल दी। लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि सपोज ये स्पेसिफिक जेवी, एग्जांपल के मुझे कुछ STT की एंट्री डालनी है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी जेवी डालनी है और कुछ अपना क्लियरिंग चार्जेस की मुझे जेवी डालनी है। अभी मैं आपको जस्ट सीन बता रहा हूँ कि मुझे क्लियरिंग ऑफ क्रेडिट करना है और STT लेजर को डेबिट करना है, राइट। दूसरा जेवी है स्टैम्प ड्यूटी, मुझे क्लियरिंग हाउस को क्रेडिट करना है और स्टैम्प ड्यूटी लेजर को डेबिट करना है। और तीसरा जेवी है कि मैं क्लियरिंग चार्जेस के प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर को क्रेडिट करना है और मेरा जो क्लियरिंग चार्जेस का जो अपना ये है लेजर, उसको डेबिट करना है। तो ये केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 अलग अलग वाउचर देना पड़ेगा। यानी मैं एक बार ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद में पहले मैं डालूंगा क्लियरिंग हाउस का कोड, उसका अमाउंट डालूंगा और नीचे जब डेबिट की एंट्री आएगी तब मैं अपना GL कोड डालूंगा STT का और उसमें मैं डेबिट करके उसको मैं सेव करूंगा। फिर दूसरी बार मैं दूसरी जेवी मेरा दूसरा वाउचर आएगा। अगर ये आप एक ही वाउचर एंट्री डालेंगे ना तो आपका है ना फिर डिलीट हो सकता है। अगर आपको रिमूव करना है ना तो सबकी सब एंट्री आपको डिलीट करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप वो कर सकते हैं, राइट। जी सर। हाँ एक बाकी अभी सर ये देखो रिसिप्ट पेमेंट सेम आपको बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट क्या आपको बैंक से आएगा, वो बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ इंपोर्ट करना है। अभी सेम एंट्री में मेरा और एक मेनू है बैंक स्टेटमेंट करके। अभी एज्यूम करता है मेरे पास फाइल नहीं है, बैंक की फाइल नहीं है, मुझे मैन्युअली एंट्री कैसा करना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको ये एंट्री करके आपको रिको भी कैसा करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये 521025 बैंक में मैंने एक रिसिप्ट डाली थी। यहाँ आपको नरेशन जो भी डालना है वो डाल सकते हो। अगर इनकेस आपको क्लाइंट कोड है तो क्लाइंट कोड भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। और वो चेक नंबर है
तो सर देखो, मैंने एक बैंक से जो भी डेबिट क्रेडिट होती है वो स्टेटमेंट अपना यहाँ पे सिस्टम में इंपोर्ट हो जाता है, पर ये मैं आपको मैन्युअल एंट्री कैसा करना है वो बता रहा हूँ। इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, मुझे प्रोसेस में बैंक रिकन्सिलिएशन में मैं ये बैंक सिलेक्ट करूंगा, हेलो। अभी देखो मैंने जो एंट्री किया वो यहाँ दिख गया। मेरा बैंक स्टेटमेंट जो है, लेफ्ट साइड है बैंक स्टेटमेंट है, राइट साइड है मेरा बुक है। तो मैंने जैसे ये 5000 की एंट्री दिखी तो मेरा यहाँ भी आपको 5000 आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली ये बटन क्लिक करूंगा तो देखो मेरा ये सामने सामने रिको हो गया। अभी मैं आपको लेजर में इफेक्ट दिखा रहा हूं। अभी सर देखो यहां से अनक्लियर वाला अमाउंट निकल गया है और क्लाइंट का रिसिप्ट हो गया है और यहां आपको रिको मार्किंग हो भी गया है। सर वो जो आपने बैंक रिको का एक बुक ओपन किया था, बाद में एक दूसरा बुक था, वो बुक का नाम क्या है? किधर है? मैन्युअल ये देखो ये एक बैंक रिकंसिलिएशन का था लेफ्ट में, और राइट में कौन सा बुक था वो? ये देखो, ये जो लेफ्ट में है ना, अच्छा, हाँ आपने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट किया ना, हाँ वो मेनू है। यानी ये आपने जो भी बैंक स्टेटमेंट, समझो ये पर्टिकुलर एक बैंक है, बैंक में आपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अपडेट किया, वो लेफ्ट साइड में सब दिखेगा। और राइट साइड में आपने वो बैंक के लिए एंट्री क्या डाली है बुक में, वो दिखेगी। अच्छा मित्तिल भाई मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैंक चेंज करो। हाँ एक सेकंड है, मैं आपको ये मैं बताता हूँ। 521025। अभी आशीष भाई ने आपको एक स्क्रीन बताया। ये जो स्क्रीन है ना, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ना, वो मेरा बैंक स्टेटमेंट का टेबल है। यहाँ पर ऊपर देखो बैंक लिखा है, रेड हाँ बराबर बराबर राइट। ये राइट हैंड साइड का जो टेबल है ना, वो मेरा बैंक लेजर है। बुक है, मेरा लेजर है, बैंक बुक है, जहां पर मैं रिसीट पेमेंट की एंट्री इधर वे बल्क रहेगा तो मैं इंपोर्ट करूंगा या फिर मुझे मैनुअल डालना है। मतलब
ये दिस इज लाइक अ पार्टी लेजर. Yeah, you can say हाँ, it. ये See, party day book. it is Yes. not a party अच्छा. ledger. It is Okay. combination of party ledger as well as GL ledger. क्योंकि Okay, मुझे जो okay. पार्टी की जो एंट्री आएगी ना वो भी तो मुझे रिकंसिल करनी है ना, राइट? तो ये मेरा यू कैन से इट इज अ बैंक बुक और यो जो Bank लेफ्ट book. हैंड साइड मेरा बैंक स्टेटमेंट, राइट? Okay, तो okay. ये मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैं रिको में गया, मैं उसको एक बार रिमूव करता हूँ. देयर इज ऑप्शन टू रिकंसिल एंट्री, रिमूव ऑप्शन टू रिकंसिल एंट्री, राइट? अभी ये मेरा रेडियो बटन अनरिको है ना, वहां पर मैं जाता हूँ. अभी देखो यहाँ पर है ना, मेरा डेट सिलेक्ट, मैंने ऊपर सबसे पहले तो स्पेसिफिक बैंक सिलेक्ट कर दिया कि कौन से बैंक का मुझे रिकंसिलेशन करने. उसके बाद मैंने यहाँ पर डेट क्राइटेरिया डाल दिया, डेट रेंज, कौन सी डेट से कौन सी डेट का मुझे रिकंसिलेशन करना है, राइट? और जैसे आप यहाँ पर डेट रेंज डालेंगे ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अलग अलग डेट की अलग अलग एंट्रीज यहाँ पर आपको मिलेगी. ओके, जैसे ही यहाँ पर मैं कर्सर, अभी तो यहाँ पर सिंगल एंट्री है, लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीपल एंट्री रहेगी ना, तो जैसे मेरा ये कर्सर मूवमेंट हो जाएगा ना, तो उसके रिलेटेड जितनी भी एंट्री रहेगी वो आपको सामने पॉपुलेट करेंगी जो मेरी डे बुक में मैंने डाली हुई है, राइट? अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोज 5000 का एक सिंगल अमाउंट ठीक है, लेकिन अगर एक ही दिन में आपको 5000 का मल्टीपल अमाउंट है, सी वो सीन कब आता है मालूम है? कि जब मैं सीडीएसएल डिपॉजिट के अंदर एएमसी कलेक्ट करता हूँ, तो एएमसी ऑब्वियसली मेरे पास सपोज 500 क्लाइंट है, तो 500 का क्लाइंट का एएमसी सपोज अगर मैं 300 रुपया लेता हूँ, वो 300 रुपया सेम अमाउंट ही रहेगा. तो यहाँ पर सब बैंक स्टेटमेंट में 300 रुपया का बहुत सारा अमाउंट आकर के पड़ा हुआ है. तो हमने ये प्रोविजन, ये रिकंसिलेशन, मैन्युअल रिकंसिलेशन उसको बोलते हैं, मैन्युअल रिकंसिलेशन का प्रोविजन क्यों दिया हुआ है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 300 रुपए का बहुत सारा अमाउंट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ नरेशन. बैंक के अंदर है ना, कुछ बैंक क्या करती है, नरेशन भी देती है. नरेशन के अंदर कभी कभी वो लोग क्लाइंट का चेक का सीरीज लिखते हैं या फिर क्लाइंट का नाम भी लिखते हैं. और यहाँ पर जो हमने प्रोविजन दिया है कि बैंक बुक के अंदर आपको क्लाइंट का कोड भी दिखता है. तो बाय वे ऑफ मैन्युअल रिकंसिलेशन आप क्या कर सकते हो कि सपोज मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कि 5000 रुपया है और यहाँ पर कुछ नरेशन लिखा है, एग्जांपल के अकाउंट नेम लिखा है TP017, यहाँ पर वो नरेशन में. तो हम क्या कर सकते हैं कि ये एंट्री को सिलेक्ट करूंगा और सामने अगर यहाँ पर 300 रुपए वाली एक ही दिन में 5 एंट्री है, तो वो स्पेसिफिक एंट्री के ऊपर मैं कर्सर रख के उसको मैं जैसे ही सेव का बटन दबाऊंगा ना, तो ये एंट्री मेरी रिकंसाइल हो जाएगी. तो ये कभी आपको करना है कि जब भी सपोज बैंक स्टेटमेंट में एक ही अमाउंट की एंट्री मेरे पास मल्टीपल है और सामने बैंक बुक में भी मल्टीपल है, तो अपने को ये रिकंसिलेशन करना है. दूसरा एक प्रोविजन हमने दिया है ऑटो वाउचर वाला, बराबर है, या ऑटो अकाउंट नंबर वाला. वो आप कभी कर सकते हो कि सपोज मेरे पास रिसीट की एंट्री आ गई. अभी रिसीट के अंदर मुझे पता है कि इधर चेक नंबर आ सकता है, लेकिन कभी कभी चेक नंबर नहीं भी आता है. तो हम क्या करते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि एक ही वाउचर के अंदर एक ही अमाउंट रहेगा, तो हम लोग, और बैंक स्टेटमेंट में भी सामने एक ही अमाउंट रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसको यह ऑटो वाउचर में रिकंसिल ऑटोमेटिक कर लेते हैं. लेकिन पेमेंट के अंदर मुझे क्या, रिको का हमारा फंडा क्या है कि सपोज वाउचर अमाउंट भी सिंगल रहेगा और उसके अंदर चेक नंबर भी डाला रहेगा, तो हम लोग उसको रिकंसिल ऑटोमेटिक यहाँ पर करते हैं. अगर कुछ भी वहां पर मिसिंग है तो हम रिको नहीं करते. तो वो केस में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर कर्सर रख के सामने वाली की एंट्री को अगर आप देख के उसको जैसे आप सिलेक्ट करके जैसे आप सेव का बटन दबाएंगे ना, तो आपका वो रिकंसाइल हो जाएगा. बराबर है? ओके ओके, थैंक यू. कुणाल भाई का कुछ क्वेरी है? कुणाल भाई जस्ट हाँ प्लीज. हाँ, Yes. tell me your- या संदीप भाई, आशीष भाई, मान लीजिए कि हमने कोई क्लाइंट्स को फंड्स पे आउट प्रोसेस किया और जनरली अमाउंट सिमिलर रहता है, से फॉर एग्जांपल 5000 है, 25000 है, वगैरह वगैरह. अभी मान लीजिए कि A, B और C क्लाइंट के कोड है, अलग अलग है, 5-5 हजार रुपया हमने किया है और बैंक में 2 ही डेबिट हुआ है और हमने सपोज गलत से कोई रिकंसिलेशन कर दिया है. अभी वापस उसको अनरिकंसाइल करके वापस वो कुछ एंट्रीज को करेक्ट करना है, तो वो पॉसिबल है कि नहीं, वो हाँ, पैसा अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखो ये मेरा रेडियो बटन अभी अनरिको पे खड़ा है, राइट? अभी मैंने गलती से ये 5000 का अमाउंट ये क्लाइंट के सामने सिलेक्ट कर दिया
और उसको मैंने सेव कर दिया। जैसे मैंने सेव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ बैंक बुक की साइड के, तो ये एंट्री यहाँ से निकल गई। एट द सेम टाइम मैं अगर बैंक स्टेटमेंट में जाकर के रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा तो यहाँ से भी निकल गई, यानी ये एंट्री मेरी रिकंसाइल हो गई। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये कुछ गलत रिको हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक रेडियो बटन है रिको का, सेम मेन्यू के अंदर। जैसे आप ये रिको वाला रेडियो बटन सिलेक्ट करेंगे, आपकी जो एंट्री है वो आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देखो हाइड रिको का बटन है, राइट। और हाइड रिको का बटन अगर आप रिमूव करेंगे ना, तो आपको जो रिकंसाइल एंट्री हो गई ना वो दिखेगी, बराबर है। अभी आपने देखो यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर रिको करके यहाँ पर आ गया। अभी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ये अनरिकंसाइल करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और रिमूव का बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको मैसेज आएगा और ओके, तो ये एंट्री क्या हो गई, रिको में से निकल के अनरिको में चली गई। तो आप ये अनरिकंसाइल रिको वाली एंट्री को भी कर सकते हो सिस्टम के अंदर। ओके या ओके। और संदीप भाई मेरा एक दूसरा क्वेरी है। जनरली क्या होता है कि आपके पास क्लाइंट्स के, मान लीजिए कि फंड्स पे आउट रिक्वेस्ट आए या वेंडर के भी आए, तो 10 क्लाइंट का फंड्स पे आउट रिक्वेस्ट आया और आपने आपके सिस्टम से जो अप्रूव्ड फंड्स पे आउट फाइल निकलती है, ओके, लॉजिक से उसके हिसाब से फंड्स पे आउट हो जाता है। सपोज 10 क्लाइंट को पे आउट कर दिया, अभी उसके बाद हम बैंक में फाइल अपलोड करके उसको ऑथराइज करा के फंड्स पे आउट प्रोसेस करेंगे थ्रू बैंक्स वेबसाइट, ओके। तो उसका नरेशन है, बैंक स्टेटमेंट में जो नरेशन आता है वो तो बाद में आता है, हम जो बैंक पेमेंट एंट्री करते हैं वो तो पहले कर देते हैं। तो रिकंसिलिएशन के टाइम पे कॉमन चीज क्या होगी जिससे हमारा ऑटो रिकंसिलिएशन स्मूथ हो जाएगा? तो मैं सुनो कोई ऐसा फैक्टर रहेगा जो हम कॉमन जैसे वो वाउचर नंबर उससे हम कर पाए? यार देखो वो केस के अंदर है ना, मैंने बताया ना, यहाँ पर ऑटो वाउचर अमाउंट करके हमारे पास एक रिकंसिलिएशन है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये प्रोसेस वाला जो ऊपर वाला बटन है ना वो भी कर सकते हो। अभी ये ऑटो वाउचर वाला अमाउंट मैंने क्यों अलग से रखा है, कभी कभी पता है आपको कि एग्जाम्पल में कोई क्लाइंट को या कोई किसी वेंडर को मैं पेमेंट कर रहा हूँ 10,000 रुपीज का, लेकिन उसके अंदर मुझे फोर्सफुली टीडीएस डेबिट करना पड़ता है या टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। तो आइडियल प्रोसेस क्या होता है मतलब कि मैं क्लाइंट को फुल पेमेंट करूं और फिर टीडीएस का मैं एंट्री करूं, राइट। अगर मुझे टीडीएस डेबिट करना है तो कुछ मतलब वहां पर ब्रोकिंग हाउस में क्या है कि भाई सपोज 10,000 का पेमेंट कर दिया और उसके अंदर सपोज मैंने 10% के हिसाब से 1,000 रुपया टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो वो क्या करते हैं एक ही एंट्री में दोनों मतलब डाल देते हैं कि 10,000 क्रेडिट और 1,000 डेबिट। तो वो केस में क्या हो गया, बैंक स्टेटमेंट में तो मेरे पास 9,000 का एक ही सिंगल एंट्री आने वाला है, वहां पर तो 2 एंट्री अलग अलग नहीं आने वाली है, राइट। तो वहां पर ये केस में मेरी बुक्स में एक ही वाउचर के अंदर एक क्रेडिट का एंट्री है जो बड़ा अमाउंट रहेगा और एक डेबिट की एंट्री है वो छोटा अमाउंट रहेगा 10,000 के 1,000 रुपया वाला। तो वो वाउचर का आंसर 9,000 सिंगल एंट्री है, राइट। तो यहाँ पर हमने ऑटो वाउचर करके एक बटन दिया है, वो आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये लॉजिक में क्या होगा कि अगर सिंगल वाउचर के अंदर मेरा बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट अगर टैली हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक रिको हो जाएगा। वो केस में आपको रिकंसिलिएशन फिजिकली या मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, बराबर है ना? हाँ कृणाल भाई। यस यस। लेकिन सर मेरा क्वेरी थोड़ा अलग है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज मेरे पास 3 क्लाइंट आए, 10-10 हजार का पे आउट मांग रहे हैं, तो मैंने आपके सिस्टम से वो जो लॉजिक है फंड्स पे आउट का, उसके थ्रू मैंने चेक किया कि इनको 10,000 रुपया रिलीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो जैसे सिस्टम ने ओके बोल दिया और मिस्टर ए, बी और सी को 10-10 हजार रुपए का फंड्स पे आउट का एंट्री पास कर दिया, यानी डेबिट कर दिया। और उसका फिर बाद में 10,000 का अभी एक फाइल बनेगा 10,000 के 3 एंट्री का बैंक अपलोडेबल फॉर्मेट में, और वो मैं बैंक में अपलोड करके उसका एनईएफटी प्रोसेस कर दूंगा, ठीक है। अभी जब भी मैं पेमेंट एंट्री कॉम्टेक में पास करता हूं तभी मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर नहीं होता है एनईएफटी का, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन अभी बैंक में हिट ही नहीं हुआ था एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। और यानी कि मान लीजिए 1 बजे 1 PM को मैंने ये कॉम्टेक में डेबिट कर दिया,
और फाइल अपलोड करके ऑथराइज कराया 130 को, तभी एनईएफटी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। तो अभी बैंक स्टेटमेंट में एनईएफटी रेफरेंस नंबर आ गया, बिकॉज देखो चेक अगर मैं किसी को इश्यू करता हूँ तो भी मुझे पता है कि ये चेक नंबर का क्या नंबर से मुझे एंट्री करना है, और वही चेक नंबर मेरे बैंक स्टेटमेंट में आएगा। और मैं अगर ऑटो रिकंसिलेशन करता हूँ बाय वे ऑफ ऑटो वाउचर अमाउंट या ऑटो वाउचर नंबर, तो वो ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन हो जाएगा, बल्क रिकंसिलेशन फटाफट हो जाएगा, ठीक है, मैन्युअल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जनरली अभी क्या है कि सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो तो एनईएफटी आरटीजीएस ही करते हैं फंड्स पे आउट के थ्रू। तो जब भी हम एंट्री करते हैं तभी वो हमको एनईएफटी रेफरेंस नंबर या बैंक का नरेशन जो है वो हमारे पास नहीं होता है, और वो बाद में आता है। या तो फिर बाद में ऐसा करें जो रिस्की है, थोड़ा रिस्की है प्रोसेस, कि मेरा 3 पे आउट आया और उसका मैंने सीधा बैंक में पहले अपलोड कर दिया और उसका रेफरेंस नंबर आया, उसके बाद मैं पेमेंट का एंट्री पास करूं सिस्टम में, और फिर बाद में जब भी मैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड करता हूं तो वो नरेशन टू नरेशन मैच हो जाएगा और उसका रिकंसिलेशन हो जाएगा। बट दैट इज अ रिस्कियर वे एंड नॉट सजेस्टिव वे ऑफ वर्किंग, बिकॉज लेजर में डेबिट नहीं है और आपने बैंक में फाइल अपलोड करके एनईएफटी प्रोसेस कर दिया, विच इज रिस्कियर ऑप्शन। कुणाल भाई, ये आपको बैंक स्टेटमेंट में आ जाता है आपका रेफरेंस नंबर, राइट? यस यस। तो अपने सिस्टम में क्या करेंगे कि एक ऑप्शन में हम आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन दे देगा, जिसमें आपका खाली वो वाउचर के अंदर चेक नंबर अपडेट हो जाएगा बैंक स्टेटमेंट से। यू मीन नरेशन ना, बिकॉज वो चेक नंबर है, रेफरेंस नंबर अपडेट हो जाएगा पेमेंट के एंट्री। ओके ओके, हाँ, फिर आपका क्वेरी सॉल्व हो गया वो। यस यस। यार while uploading bank statement only हम क्या करेंगे, while uploading bank statement only हम क्या करेंगे कि उसका जो नरेशन के अंदर जो रेफरेंस नंबर आएगा ना, वो हम लोग चेक नंबर का जो कॉलम है ना मेरी बैंक बुक के अंदर, वहां पर वो मैं अपडेट कर दूंगा। अलग से वापस एक इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, यानी you to upload, हेलो, आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? जैसे आप नॉर्मल रूटीन में बैंक स्टेटमेंट सिस्टम के अंदर अपलोड करते हैं ना, इंपोर्ट के अंदर मेरा बैंक रिकॉर्ड का ऑप्शन है, वहां पर तो आपको अपलोड करना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम इंपोर्ट के अंदर मैं लेजर में जाऊंगा और लेजर में जाकर के मैं वही बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट करूंगा और वापस मैं इंपोर्ट करूंगा। तो वो क्या होगा मालूम है, वो जो नरेशन या रेफरेंस नंबर जो रहेगा ना, वो मैं मेरी बैंक बुक में जाकर के अपडेट कर दूंगा। अपडेट करूंगा तो क्या है, फिर मेरा रेफरेंस यहाँ पर आमने सामने आपको दिखेगा, तो फिर मेरा ऑटोमेटिक वो वाउचर अमाउंट का लॉजिक है ना, वहां पर वो रिकंसिल हो जाएगा। चेक नंबर ही आ जाएगा, रेफरेंस नंबर ही आ जाएगा। हाँ, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, चेक नंबर ऑलरेडी आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो वो मेरा ऑटोमेटिक प्रोसेस में अपडेट हो जाएगा। बराबर है ना? हाँ सर, तो वो कैसे फॉर्मेट्स कैसे होगा और कैसे अपलोड करना है वो थोड़ा आपसे समझ लेते हैं। हाँ, मैं आपको वो आप है ना, आपका बैंक हाँ। स्टेटमेंट है ना, आपका बैंक स्टेटमेंट आएगा तभी मुझे बताना। श्योर, हम लोग बता देंगे आपको। ओके ओके, फाइन फाइन, थैंक यू। और कुछ डाउट है, क्योंकि नाउ 12:45 ऑलरेडी हो गए, तो शुड वी कंक्लूड दिस? हाँ सर, वी कैन अब खत्म। हाँ, सर सिर्फ वो अपलोड अपने मैनुअल का तो बताया, बट अपलोड कैसे करते हैं ना, वो खाली बता देना ना, ऑप्शंस कहाँ पे बैंक से, मतलब बल्क एंट्री। ये देखो, ये बल्क एंट्री है ना, अभी देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये लेजर में रिसीव पेमेंट जेवी है, राइट? अभी इनकेस मेरे को जेवी अपलोड करना है तो मैं ये जेवी नॉर्मल सिलेक्ट करूंगा और मेरा फाइल है ये, आपको मैं ना सब फाइल शेयर करूंगा। अभी देखो मैं ये जेवी का सैंपल मैंने बना के रखा ही है। आप ये इंपोर्ट करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट देखो जेवी एंट्री अंदर अपलोड हो जाएगी। देखो ये 4 एंट्री ऐड हो गई है। सेम वैसा रिसीव पेमेंट, हाँ वो कैसा करना है? ये रिसिप्ट है, उसका फॉर्मेट है, और फॉर्मेट के अंदर आप रिसीव करोगे तो रिसिप्ट बल्क एंट्री अपलोड हो जाएगी। अच्छा, इंपोर्ट लेजर में इंपोर्ट में यस, रिसीव पेमेंट जेवी सब लेजर में ही आएंगे। ओके ओके ओके। और ये तो लेजर, ये अपने जो अपलोड किया रिसिप्ट, ये किसका किया, मतलब बैंक का किया? नहीं, अपना दिस आवर रिसिप्ट इन केस क्लाइंट आपको। हाँ, ओके,
और अगर मेरे को अभी उसका रिकंसिलेशन करना है बल्क अपलोड से, तो वो कहाँ पे ऑप्शन है? अभी आपको बल्क अप करना है, वो तो आपको हाँ। मालूम है। बल्क अपलोड यानी आपकी बिल एक से ज्यादा है या फिर बहुत हाँ। बल्की अमाउंट है, राइट? करेक्ट। वो आप क्या करेंगे, मेरा एक फॉर्मेट है, रिसीट का एक फॉर्मेट है, एक पेमेंट का फॉर्मेट है और एक जेवी का फॉर्मेट है, राइट? वो हाँ। फॉर्मेट में आपको करूंगा। वो सिंपल सीएसवी फॉर्मेट है जो आप एक्सेल में बनाएंगे। एक्सेल में बनाने के बाद आपको सेव एज ए सीएसवी करने का है तीन फॉर्मेट को। ओके, यहाँ पर मैंने प्रोविजन दिया है ये सिस्टम के अंदर, इंपोर्ट लेजर के अंदर। जैसे आप इंपोर्ट लेजर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर 3 अलग अलग फॉर्मेट है। नॉर्मल जेवी, जहां पर हम लोग अपलोड करेंगे, जिसका वाउचर हमेशा 0 होना चाहिए, वाउचर टोटल। ऑप्शन है यहाँ पर नॉर्मल जेवी है, नॉर्मल जेवी हो गया। एट द सेम टाइम रिसिप्ट नॉर्मल करके है, देखो ये फॉर्मेट है ना, नॉर्मल जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, राइट? यहाँ पर रिसिप्ट का जो मेरा सीएसवी रहेगा ना, वो मैं अपलोड करूंगा। और एट द सेम टाइम यहाँ पर मेरा पेमेंट नॉर्मल करके है, राइट? ये मैं सीएसवी बना के अपलोड करूंगा। और यहाँ पर देखो, जैसे मैंने अभी बताया था ना, अपडेट चेक नंबर, जैसे बैंक स्टेटमेंट में फाइल आया, बैंक स्टेटमेंट के अंदर जैसे कुणाल भाई करके जो थे, उनका एक क्वेरी था। हाँ। राइट। मैं एनईएफटी का फाइल बनाता हूँ, जब मैं मेरी सिस्टम से एनईएफटी का फाइल बनाता हूँ, वो टाइम पे मेरे पास कुछ भी रेफरेंस नंबर नहीं रहता है। ओके, और फिर जब मैं बैंक स्टेटमेंट का फाइल डाउनलोड करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मालूम है कि वहां पर एक रेफरेंस नंबर आ जाता है। तो हमने क्या किया है, बैंक स्टेटमेंट तो आपको अपलोड करना ही है, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट का फाइल हमें हमारे सिस्टम में इंपोर्ट लेजर में जाकर के अलग से अपलोड करना है। क्यों? कि वहां पर जो रेफरेंस नंबर जो आएगा ना, वो रेफरेंस हम क्या करते हैं, हमारी बैंक बुक के अंदर जो कॉलम है ना, वहां पर अपडेट करते हैं, राइट? जैसे अपडेट करेंगे ना, तो मेरा फिर बैंक रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे अपलोड करना है बैंक स्टेटमेंट अलग से? वो देखो यहाँ पर ये बैंक स्टेटमेंट जो फाइल आएगी ना, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड करना है, बैंक स्टेटमेंट का फाइल। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, यहाँ से आपको खाली चेक नंबर अपडेट करना है, तो बैंक स्टेटमेंट तो यहाँ इंपोर्ट में बैंक रिको फाइल है, उसमें यानी आपकी जो बैंक जो स्टेटमेंट देगी, आपको वो स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है। हाँ। और वो खाली बैंक वो बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे अपडेट करना है खाली रेफरेंस नंबर के लिए, ये रिकंसिलिएशन के लिए। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर। ये यहाँ पे जो करना है वो रिकंसिलिएशन के लिए करना है, और वहाँ पे आपने पेमेंट के लिए बताया बेसिकली। यस वो पेमेंट का आपने जो पेमेंट एंट्री की है, उसमें वो चेक नंबर अपडेट हो गए। अभी देखो यहाँ वो चेक नंबर अपडेट करने के लिए रेफरेंस नंबर। यस सर। और यहाँ पे जो दूसरा करना है वो एक्चुअल रिकंसिलिएशन के लिए, करेक्ट? बैंक स्टेटमेंट है। इन केस आपको कभी बैंक स्टेटमेंट कोई प्रोवाइड नहीं होता है, यानी नॉर्मली सब बैंक तो आपको देते हैं, इन केस नहीं देता है, सेम हम लोग ने भी हमारा बैंक स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बनाया है, आप वो फॉर्मेट में डालोगे तो भी आपका स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाएगा। देखो मेरे पास मैंने वो भी रेडी करके रखा है। अच्छा, ठीक है, ये सब सारे हमें शेयर कर देना फॉर्मेट। मिथिल जी, मैंने ना आपके उधर सुरेश है लगता है, हाँ उसको शेयर किए, राइट? फाइल सिलेक्ट किए, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना, नहीं है तो मुझे कोऑर्डिनेट करना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं सुरेश को बोलता हूँ एक बार। हेलो, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हमारा सपोज हमारे 100 क्लाइंट्स है, ठीक है, अभी मैं कहाँ देखने जाऊंगा सारे क्लाइंट के क्रेडिट? तो ऐसा कोई प्रोसेस है कि मैं प्रोसेस करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि आज कितने क्लाइंट के ही क्रेडिट के पे आउट निकलेंगे? आपका क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है, आपका क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली? सपोज मेरे 100 क्लाइंट्स है, ठीक है, 100 क्लाइंट है, बराबर है। हेलो, अभी मुझे तो इतना टाइम नहीं है कि मैं 100 क्लाइंट का लेजर देखूं कि किसमें कितना क्रेडिट पड़ा है। तो ऐसा कोई प्रोसेस है जिसको मैं रन करूं तो पता चल जाएगा कि आज 10 ही क्लाइंट के पे आउट निकलेंगे? हाँ तो बताए ना सर, वो फंड पे आउट का जो प्रोसेस है ना, मैंने देखो यहाँ आप जानते ना, आपको क्लाइंट ने 100 क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, राइट? नहीं, 100 क्लाइंट है मेरे, मुझे जानना है ये प्रोसेस करके कि आज कितने क्लाइंट के पे आउट निकलेंगे।
नहीं पण वो क्लाइंट पे आउट बाय डिफॉल्ट नहीं, यानी आपका क्लाइंट एक मिनट सर, हेलो देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास 100 क्लाइंट है, राइट? 100 क्लाइंट का लेजर क्रेडिट है एग्जांपल, और मुझे सबको पेमेंट नहीं देना है, मुझे देना है क्लाइंट को पेमेंट जिसका एलिजिबल है, राइट? यानी पे आउट दे रहा हूँ फॉर्मूला बेस्ड। हाँ, हेलो 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 हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी सर। ओके, अभी तक आपको आशीष भाई ने बताया था कि हम लोग एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे प्रोफाइल मास्टर के अंदर। अभी यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, हाँ, रिफ्रेश किया, देखो FPO करके है ना मेरा प्रोफाइल है, जिसका नॉमेनक्लेचर है FPO और उसका डिटेल है फंड पे आउट प्रोफाइल FPO, राइट? ये FPO के अंदर ये प्रोफाइल टाइप है। अभी ये प्रोफाइल कोड है, मैं अलग अलग प्रोफाइल बनाऊंगा, FP01, FP05, FP06, FP07। अभी ये जो सिंगल जो प्रोफाइल है ना, उसके अंदर वापस फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो ऊपर आप देखेंगे ना, तो ये मेरा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कैसे बनता है मालूम है? आप नीचे देखेंगे कुछ डेटा मेरा लेजर से आता है, कुछ डेटा मार्जिन से आता है, कुछ डेटा मेरा कोलेटरल से आता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन बनके मेरा एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला का जो आंसर आएगा ना, वो आंसर के बेसिस पे हम क्लाइंट को पे आउट फंड पे आउट रिलीज करेंगे, बराबर है? ये फॉर्मूला एकदम सिंपल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये लेजर फॉर्मूला है। लेजर के अंदर क्या क्या इनकॉर्पोरेट रहता है? एक तो ड्यू बैलेंस, अनक्लियर रिसीट, अनड्यू डेबिट अमाउंट, LGB अमाउंट, जो मैंने बताया ना, वर्चुअल डेबिट, DPC है या प्लान का CDSL कोई डिमेट चार्जेस है वो, राइट? ये सब मेरा वर्चुअल अमाउंट है, राइट? नीचे वाला जो है वो है मेरा मार्जिन, यानी आज की तारीख में मुझे कैश मार्केट में भी मार्जिन आता है और F&O में भी मार्जिन आता है। वो जब हम कोलेटरल प्रोसेस करेंगे, वो आपको मैं दिखाऊंगा, वो टाइम पे क्या होता है कि क्लाइंट का कितना मार्जिन में शॉर्टफॉल आता है। तो ऑब्वियसली वो मार्जिन का जो शॉर्टफॉल अमाउंट है वो भी मुझे उसका जो लेजर क्रेडिट है उसमें से डिटेक्ट करना है। दूसरा, मेरे पास क्लाइंट का कोलेटरल क्या क्या अवेलेबल है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन के मेरा एक आंसर यहाँ पर बनता है। वो आंसर के बेसिस के हम क्या करेंगे, क्लाइंट को अगर उसका क्रेडिट रहेगा तो हम लोग रिलीज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आशीष भाई ने बताया कि ये जो प्रोफाइल कोड है वो हम क्या करेंगे, क्लाइंट का सब अकाउंट कोड जो मेनू है वहां पर अटैच करेंगे। उसके बाद डेली बेसिस पे यहाँ पर DSS के अंदर, DSS का फुल फॉर्म है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। देयर आर मेनी प्रोसेसेस जहां पर आपको मैन्युअल नहीं करना है, वो मेरी सिस्टम के अंदर मैंने लॉजिक इनबिल्ट किया हुआ है। वो प्रोसेस हम लोग रन करेंगे और वो प्रोसेस करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा, राइट? तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर देयर आर मेनी लॉजिक्स। तो हेलो, share payout, DSS fund payout, for settlement of ledger, right? There are many different process जहाँ पर को डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर DSS फंड पेआउट में अगर आप जाएंगे, जो आपको बताया, और ये जो 4 मेन्यू जो है ना, वो 4 मेन्यू आपको प्रोसेस करने का। जैसे ये 4 मेन्यू प्रोसेस हो जाएगा, मेरा सिस्टम जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, वो फॉर्मूला के हिसाब से क्लाइंट को कितना अमाउंट रिलीज करने का है, वो अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पर चेकर में जाएंगे। चेकर के अंदर फंड पे आउट के अंदर वो अमाउंट आपको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी ये में क्या आ जाएगा कि सपोज डिफॉल्ट बैंक है जहां से मुझे क्लाइंट को पेमेंट देना है, एवरीडे बेसिस वो बैंक आ जाएगी, उसका यहाँ पर कोड भी आ जाएगा, राइट? प्लस कौन सी तारीख को मैं क्लाइंट को पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लाइंट का कोड आ जाएगा, उसका कितना अमाउंट में उसको रिलीज कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा। और जो हमने जो बैंक देखा था ना, क्लाइंट का मल्टीपल बैंक है, लेकिन वहां पर मैं उसको एक ही सिंगल बैंक में पे आउट दूंगा जो डिफॉल्ट रहेगा, वो बैंक अकाउंट कोड भी यहाँ पर आ जाएगा। प्लस यहाँ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा मालूम है? आज की तारीख में हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं फंड ट्रांसफर, RTGS और NEFT। फंड ट्रांसफर कहाँ पर आएगा कि सपोज मेरी बैंक है, बैंक है ICICI बैंक और क्लाइंट का भी ICICI है, तो यहाँ पर फंड FT आ जाएगा, जो सिस्टम खुद डिसाइड करेगा। दूसरा,
आरटीजीएस और एनईएफटी अमाउंट आ जाएगा वो, अरे ये इंस्ट्रूमेंट टाइप आ जाएगा। कैसे आएगा? अगर क्लाइंट का अमाउंट 2 लाख के नीचे का है तो वो एनईएफटी आएगा, और 2 लाख का अमाउंट ऊपर रहेगा तो आरटीजीएस ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो ये जो क्राइटेरिया हमने जो सेट करके वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। प्लस पोस्ट लेजर, अभी यहाँ पर डिफॉल्ट रिलीज करके आ जाएगा, लेकिन सपोज आपने कॉल ले ली कि ये क्लाइंट का आज उसने कुछ ड्यूरिंग ट्रेडिंग मांगा, सी अभी देखो आप ये रिलीज करते हो ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, और क्लाइंट का मैंने मैंने रिलीज कर लिया, लेकिन ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स आपको आरएमएस वाले ने बता दिया कि भैया उसको आज पेमेंट मत दो, क्यों? क्योंकि उसने आज कुछ 1 लाख रुपीस का शेयर खरीद लिया है। तो आप वो टाइम पे ही बिफोर जनरेटिंग पे आउट फाइल फॉर द एनईएफटी टू द रिस्पेक्टिव बैंक, आप क्या कर सकते हो, वो क्लाइंट का अमाउंट यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हो। सी सिस्टम ने आपको आंसर दे दिया, लेकिन स्टिल आपके पास कंट्रोल है कि कौन सा क्लाइंट का आपको पेमेंट रिलीज करना है, किसका नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट मोमेंट में जाकर के ये जो स्टेटस है वो आप स्टेटस चेंज करके यहाँ पर जैसे सेव का बटन दबाएंगे ना, तो ये क्लाइंट को मेरी सिस्टम पेमेंट नहीं करेगी। सो दिस इज माय फुल बेसिकली फंड पे आउट का प्रोसेस जो एक्सप्लेन किया वो है। उसके बाद क्या सीधा एनईएफटी फाइल बनेंगे रिस्पेक्टिव बैंक के लिए। संदीप भाई, हाँ बोलो। संदीप भाई, हम लोग को ड्यू एफए और ट्रांजिशन एफए का कुछ बोलना जरूर लगता है। हाँ, तो यहाँ पर जो मैंने प्रोफाइल बताया था ना, प्रोफाइल, हाँ तो यहाँ पर क्या है, प्रोफाइल के अंदर देखो ड्यू बैलेंस भी है, राइट, और ग्रॉस ड्यू बैलेंस भी है, राइट। यहाँ पर दोनों कॉलम है, मेरा लेजर जो आज की तारीख में क्या है ड्यू हो रहा है, और क्या मैंने फ्यूचर में जो डेबिट होने वाला है वो। अभी ये कहीं से ये कैसे मैं आपको मतलब स्क्रीन के ऊपर आएगा कि मैं डिस्प्ले में जाता हूँ जहाँ पर आपको पार्टी का डेबिट है, और यहाँ पर आपको है ना कौन से हिसाब से आपको लेजर क्लाइंट का देखने का है, ट्रांजैक्शन डेट वाइज देखेंगे तो क्या होगा मालूम है, क्लाइंट का आज की तारीख में जो मेरा बिल बना है ना वो भी यहाँ पर आपके ऊपर आ जाएगा, और ड्यू डेट वाइज लेजर देखेंगे तो आज क्या ड्यू लेजर है वही आएगा, यानी सपोज क्लाइंट का आज कोई डेबिट का बिल बन गया वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो मैंने सिलेक्ट ऑप्शन क्या किया है ड्यू डेट लेजर, राइट, तो वो फ्यूचर में ड्यू होने वाला है तो वो आएगा। और क्लियरिंग डेट, क्लियर डेट मतलब आज की तारीख में क्लाइंट का क्या लेजर क्लियर है। अभी देखो क्लाइंट ने मेरे को कुछ चेक दे दिया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो क्लियर कभी होगा, एग्जांपल 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, राइट, तो वो क्लियर डेट के हिसाब से अगर आप चेक लेजर देंगे ना तो आज की तारीख में मेरा बिल का इम्पैक्ट क्या है वो तो आ ही जाएगा ड्यू वाला, लेकिन चेक का इम्पैक्ट भी हेलो सब आपको देखेगा। मेरे पास लेजर की 3 ऑप्शन है। अभी एग्जांपल में ट्रांजैक्शन डेट वाइज लेजर एग्जांपल में यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पर 1 मिनट कुछ बड़ा अमाउंट देखते हैं, क्यों तू A019 अभी तक 1 मिनट, इसके अंदर भी बहुत सारा कमेंट्री है। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर तो एक ही है, ओके ओके। यहाँ पर हम देखेंगे ना A019 तो उसका तो कहिए ट्रांजैक्शन डेट है, ट्रांजैक्शन डेट वाइज है, और क्यों? क्योंकि उसका ड्यू कभी होने वाला है, ड्यू होने वाला है 5 मई को, राइट। हाँ मैं लेजर यहाँ पर देख रहा हूँ एग्जांपल के 2 तारीख को आपकी आवाज कट रही है सर। तो यहाँ पर है ना ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से मेरा लेजर आ जाएगा कि क्लाइंट का आज की तारीख, लेकिन सेम लेजर अगर तो ये अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि आज की तारीख में किसी का भी ड्यू नहीं है, राइट, बन गया आज, लेकिन वो ड्यू आज लेजर our ledger by different criteria, by selecting different criteria, transaction date, due date, हेलो हाँ मिथिल भाई, एनी क्वेरी?
नहीं समझ तो गया, बट खाली वही मतलब आई थिंक आपने फॉर्मूला में कवर किया है। मेरा खाली यही कहना था कि लेजर, लेट्स से कि सेटल्ड लेजर मेरा क्रेडिट के लिए लेट्स से 1 लाख है, ओके, और मेरा लेट्स से कि मतलब कुछ जैसे कि आज आपने बोला कि भाई आज मतलब कुछ मार्क टू मार्क लगा है या लेट्स से कुछ बाय किया हुआ है, तो वो डिडक्ट होना चाहिए, बस वही मार्जिन वाला। बेसिकली। हाँ, फ्यूचर तो shall we और अगर डेबिट है वो अनसेटल्ड भी कंसीडर करना चाहिए इन शॉर्ट। सॉरी, लेजर एक मिनट हाँ कहने का बताइए। लेजर अगर लेट्स से क्रेडिट है T+2 वाला, वो कंसिडर होना चाहिए। लेट्स से क्लियर क्रेडिट मतलब T+2 या मतलब फंड ट्रांसफर किया है तो क्लियर क्रेडिट कंसिडर होना T+2 चाहिए। वाला, और सॉरी मैं कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? आपको सुनाई दे रहा है? रिपीट करो ना, कॉल आया था इसके लिए। हाँ, नो प्रॉब्लम। सी लेट्स से कि 1 लाख रुपया मेरे को मतलब मैंने स्टॉक सेल किया था, उसका मतलब आज मेरे को एक्सचेंज से पेमेंट आ गया है, T+2 हो गया है, ओके। आज ओके, अगेंस्ट दैट मैं तो पे आउट रिलीज कर सकता हूँ, बट इन केस लेट्स से कि अनसेटल्ड लेजर जो भी रहेगा, मतलब वो बाय भी रहेगा, बाय ट्रांजैक्शन बराबर है। सेल का तो मैंने आपका फॉर्मूला देखा था, ओपन पे कुछ अपने 150% 1.5 लिखा है, बट बराबर है। अनसेटल्ड रहता है लेजर। मान लो कि शॉर्ट सेल नहीं है, बट पीओएस ही है डिलीवरी, या मतलब जो भी है डिलीवरी मेरे पास, मतलब मैंने लगाया नहीं है, क्रेडिट हो गया है लेकिन नॉर्मल पेन है, ईपीआई नहीं हुई है, ईपीआई नहीं है वो। तो ऐसे केस का मतलब एक तो कंसिडर नहीं होना है, और वो बेसिकली या फिर मतलब मेरा डेबिट का बिल है जो भी मतलब सेटल्ड नहीं है, मतलब T+1 पे मेरा कोई डेबिट का बिल है या आज बाय किया है वो है, तो ऐसे केस को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करना है। तो मेरा फॉर्मूला में था ही ना कि आज जो ड्यू, ओके, हाँ मेरा आज जो ड्यू है प्लस जो अनसेटल है, और अनसेटल के अंदर भी मुझे सिर्फ डेबिट वाला मैं वो ले सकता हूँ, राइट। और सपोज कोई क्लाइंट फ्यूचर क्रेडिट भी है एग्जांपल, और वो मैंने वो क्रेडिट भी कंसीडर कर लिया एग्जांपल, लेकिन उसने अभी तक मुझे शेयर डिलीवरी नहीं किया पूल अकाउंट में, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सी कभी कभी कोई क्लाइंट, कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि चलो आज मेरा ड्यू है, लेकिन आज मैंने कोई माल बेचा भी है, आपको लेजर, आपको वो ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मुझे आप पेमेंट दे दो, तो कुछ नहीं, मैं उसका पेमेंट दे सकता हूँ, लेकिन मैं साथ में क्या कंसीडर करूंगा कि भैया तेरा अभी तक पूल अकाउंट में शेयर भी तो नहीं आया ना, राइट। तो मैं कर सकता हूँ कि चलो भाई शेयर नहीं आया है तो मैं उतना अमाउंट डिडक्ट करूंगा और बाकी का मैं पेमेंट रिलीज कर सकता हूँ। लेकिन नॉर्मली वो प्रीफर बहुत कम लोग करते हैं। फ्यूचर डेबिट है ना, वही पब्लिक कंसिडर करती है, यानी ब्रोकिंग हाउस में क्या रहता है कि फ्यूचर डेबिट है उसको ही ब्लॉक करो, राइट, तो वो उतना अमाउंट ब्लॉक कर लेते हैं, तो ब्रोकर को इतना इजी रहता है। ओके ओके, थैंक्स। ओके, शैल वी कंक्लूड, क्योंकि अभी टाइम, यस यस यस, ओवर टाइम हो गया। आशीष भाई कल कंटिन्यू करेंगे तो उसमें क्वेरीज है वो आप एड्रेस करेंगे ना? हाँ, कल मॉर्निंग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो पहले क्वेरी करेंगे, 11 बजे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सब, पहले आपका जो क्वेरी रहेगा वो रिजॉल्व करेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद है ना हम लोग रिलेटेड भी है ना। ओके, कल का क्या एजेंडा रहेगा संदीप भाई? आपका आवाज नहीं आया। एजेंडा क्या रहेगा कल, हम क्या करेंगे, जो पहले रिजॉल्व करेंगे, ओके, प्लस सर वॉइस नहीं आ रहा। कोई बात नहीं संदीप भाई, कल कनेक्ट करते हैं, नो इश्यूज। एक मिनट में सबको अनम्यूट कर लेता हूँ कुछ। हाँ देखो, कल का एजेंडा रहेगा, आज की जो क्वेरी है, आज आपने जो वॉक थ्रू किया ना रिलेटेड अकाउंट्स, उसमें किसी को कुछ भी क्वेरी रहेगा तो कल हम लोग को मॉर्निंग में एड्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटलमेंट रिलेटेड जो अभी अपना पोर्शन बाकी है ना, पे इन और पे आउट वाला वो पूरा कवर करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द मास्टर्स।
राइट? सो पे इन पे आउट वाले जो रहेंगे ना, अगर वो अपने साथ रहेंगे टीम मेंबर आपके, तो एकदम बेटर हो जाएगा। सर ओके सर Yes, sir. Agree. सर मेरा सर हम लोग का जो है सुरेश ने डाला है एसओएल प्रोसेस का चाहिए डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो वो कल कर देना। also viewing this file. Record के चले जी। हेलो है ना एसएल प्रोसेस। एसएल प्रोसेस आज की तारीख में क्या हो गया मालूम है? इट इज पार्ट ऑफ द कंप्लायंस। जब मैं कंप्लायंस का चैप्टर कवर करूंगा ना, वो टाइम पे क्या है आपका ये एसओएल का भी कवर कर लेंगे, क्योंकि एसओएल इज नाउ पार्ट ऑफ द कंप्लायंस। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आज की मीटिंग कंक्लूड करते हैं एंड टुमारो अगेन वी विल कनेक्ट अराउंड 11 o'clock. ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you very much. थैंक यू।